अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान की एक नई और खूबसूरत सुबह के साथ मैं हूं रोशना ज़मीर और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज नजमो साकिब। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे, अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ। इस वक्त सुबह सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे, ऑफिस की तरफ रवाना हो चुके होंगे और बच्चे इस वक्त घर में उठ के उछल कूद मचा रहे होंगे, या अगर सो रहे हैं तो कुछ देर इंतज़ार करें, उछल कूद का वक्त हुआ ही चाहता है। ख़वातीन और हज़रात, मौसम बहुत ही ज़्यादा जो है वो कभी अच्छा और कभी जो है ना गर्म होता जा रहा है। उसकी वजह यह है कि मानसून का सिलसिला भी चल रहा है और जून जुलाई में ऐसी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लेकिन इस दफ़ा कुछ ह्यूमिडिटी ज़रा पहले ही आ गई थी। तो ओवरऑल अगर हम दुनिया की बात करें तो हम लोग ये देखते हैं कि 22 से ज़ायद ममालिक में इस वक्त दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज़ कर गया और अमरीका के कौमी मराकज़ माहौलियाती पेशगोई के मुताबिक 3 जुलाई को आलमी सतह पर रिकॉर्ड किया गया अब तक का गर्म तरीन दिन था और औसतन आलमी दर्जा हरारत में भी इजाफा देखने में आया और अगस्त 2016 में आलमी दर्जा 16.92 रिकॉर्ड किया गया था और अब बढ़कर वो 17.01 हो चुका है। सो हर जगह पर क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट हो रहा है। इसीलिए आपसे कहते हैं कि इस्लामाबाद जो है, क्यों हम इस्लामाबाद की बार बार तारीफें करते हैं, आपको बताएंगे इस्लामाबाद ऑलरेडी एक ऐसा प्लांट सिटी था जिसमें ऑलरेडी एक जंगल मौजूद था, तो उसकी वजह से उसको प्लान करते हुए दरख्त यहाँ पर महफूज हैं, इसीलिए हमें माहौल बेहतर मिलता है। तो आप लोग भी अपने शहरों में दरख्त को ज़्यादा से ज़्यादा उगाएं, पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, ताकि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो पैदा हो सके और आप बच सकें इस वक्त जो गर्मी है उससे, जो ह्यूमिडिटी है उससे, हवा भी मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस हो सके, ताकि आप खुले फ़िज़ा में आराम सुकून से सांस ले सकें। ये इस वक्त की सबसे ज़्यादा अहम ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक आपने कहा नजम, और इस तरह से मेरे माइंड में एक आइडिया आया है कि आप जो है वो हर महीने एक पौधा लगाने का अहद कर लें तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। महीने में एक पौधा लगाना इज़ नॉट अ बिग डील। आप किसी भी जगह पे जाके एक नर्सरी से ले लें एक पौधा या किसी भी तरीके का एक पौधा लें और किसी भी जगह पे लगाएं। क्योंकि हम सबको दरख्तों के नीचे बैठना तो पसंद है, लेकिन दरख्त उगाना जो है ना वो बहुत मुश्किल है। ठीक है, मौसम भी जो है वो डिफरेंट चेंज होता जा रहा है। वो मौसम की चेंजेस इसी वजह से हैं क्योंकि हम दरख्त काटते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों के लिए उनको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोबारा जो उनकी कैपेसिटी हमने ख़त्म की होती है वो दोबारा ग्रो करने की कैपेसिटी नहीं रख रहे होते हैं हम, तो इसलिए क्लाइमेट चेंज जो है वो क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। और आप लोगों को पता है कि मानसून का सिलसिला चल रहा है, तो बारिशों का भी बहुत ज़्यादा ये इस वक्त हर तरफ आप देख रहे हैं कि कराची में अभी तक की सूरत हाल के मुताबिक स्टार्ट हुई है बारिश, लेकिन उस तरीके से ओपनली नहीं हुई। लेकिन इस्लामाबाद में बारिश का सिलसिला है और आज भी मौसम जो है वो अब्रालूद है और सुबह ड्राइव करते हुए बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन लाहौर में क्या सूरत हाल है, और लाहौर में तकरीबन कहा जा रहा है कि पिछले 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। तो कुछ एहतियाती तदाबीर जो हैं वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले लाहौर से पैकेज तैयार किया है मोहम्मद सुफियान ने, आप लोग देखें। हुकूमत लाहौर में बारिश का सिलसिला सुबह 4 बजे शुरू हुआ, जो वक्फे वक्फे तमाम दिन जारी रहा। सुबह के वक्त शुरू होने वाली तूफानी बारिश के बायस लाहौर शहर के नशेबी इलाके पानी में डूब गए, जिससे मामूलात जिंदगी शदीद मुतासिर हुए और ट्रैफिक का निजाम दरम बरम हो गया। लाहौर में सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में हुई, जहाँ 291 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। निश्तर टाउन में 147, पानी वाले तालाब 133, गुलबर्ग 111, ताजपुरा 132, जबकि जेल रोड पर 90.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सूबाई इंतजामिया PDM में रेस्क्यू और वासा नकासी आब के लिए शहर भर में मुतहरिक है। पंजाब के निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने लाहौर में लक्ष्मी चौक समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और बारिश से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए निगरान वजीर आला ने कहा कि लाहौर में 30 साल बारिश का रिकॉर्ड टूट गया है। उन्होंने कहा कि वासा और मुतल्लिका इदारे पूरी हिम्मत और हौसले के साथ नकासी आब के लिए काम कर रहे हैं। सारी टीम, सारे मिनिस्टर्स और तमाम कंसर्न डिपार्टमेंट्स के लोग, लाहौर की एडमिनिस्ट्रेशन सारी, सेक्रेटरी हाउसिंग, सारे लोग मेरे ख्याल है सुबह से ही, रात गए से ही बल्कि सड़कों पे हैं और एक एक जगह को इंश्योर कर रहे हैं कि यहाँ पे पानी जितना जल्दी निकाल सकते हैं वो निकालें। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सूबाई इंतजामिया को नकासी आब के लिए खुसूसी हिदायत जारी करते हुए कहा कि नकासी आब के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएं और मुतल्लिका अफसरान फील्ड में नकासी आब की खुद निगरानी करें। निगरान वज़ीर आला ने ट्रैफिक को रमादावा रखने के लिए भी मौसर मैनेजमेंट की हिदायत की है। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। अच्छा, अब ये सिचुएशन हम लोग देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं लाहौर के अंदर, लेकिन वहाँ पर इंतजामिया बहुत एक्टिव है क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खुसूसी तौर पर इक़दाम उठाने की हिदायत की है निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को भी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इसके ऊपर बात कर लेते। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट लैंड फॉरकास्ट लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। सर, ये बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है? कहा जा रहा है 30 साल रिकॉर्ड टूट गया है लाहौर की बारिशों का।
आपके साथ मैं कनेक्टेड हूँ। चौधरी साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी, बिल्कुल सुन रहा हूँ। चौधरी साहब, ये फरमाइएगा कि 30 साल जो रिकॉर्ड टूटा है लाहौर में बारिशों का, उससे अभी तक क्या सूरत हाल है ऑन ग्राउंड? जी, पहले तो मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पे 30 साल का महकमा मौसमियात के मुताबिक कोई रिकॉर्ड नहीं टूटा। ये किधर से न्यूज़ आई है? ये वास्ता ने चलाई है, जिसने चलाई है। तो अभी तो जैसे कल बारिशें हुई हैं, हमारे 2 स्टेशन हैं लाहौर में, एक एयरपोर्ट है, एक शहर के अंदर है। तो यहाँ पे दोनों पे हमारी ऑथेंटिक जो रिपोर्टिंग होती है, तो इसके मुताबिक तो कोई रिकॉर्ड नहीं टूटा है और ना ही इसका अभी टूटने का डर है अभी 2-4 दिन में। तो सूरत हाल तो बहुत ज्यादा लाहौर में बारिश हुई और काफी ज्यादा अर्बन फ्लडिंग हुई, बल्कि लाहौर तो कल ऐसा मंजर पेश कर रहा था जैसे कश्तियां चलानी होंगी। तो आने वाले दिनों में अभी मूसलाधार बारिश के चांस है, लेकिन इतनी नहीं होगी जितनी कल हुई है। अच्छा, चलिए, ये तो आपने ये क्लैरिफाई कर दिया कि आप लोगों के महकमा मौसमियात के मुताबिक खास तौर पर कोई रिकॉर्ड उस तरीके से नहीं टूटा। तो सर, कितने मिलीमीटर बारिश अभी तक रिकॉर्ड की गई है? देखिए, अगर कल से आज तक टोटल बारिश देखें तो 153 मिलीमीटर शहर में हुई है और 159 मिलीमीटर एयरपोर्ट पे हुई थी। यह टोटल बारिश है जो कल सुबह से शुरू हुई और शाम तक दोपहर तक जारी रही थी। तो इसमें इतनी बारिश हुई थी, इसमें रिकॉर्ड का फिलहाल टूटने का कोई खतरा नहीं। अच्छा, ठीक हो गया सर। सर। ये भी बताइएगा कि आने वाले दिनों में मौसम और बारिश की क्या सूरत हाल होगी? देखिए, फोरकास्ट तो हमारी आज भी है, मूसलाधार बारिश जैसे आज इस्लामाबाद और पोठवार रीजन, गुजरांवाला, लाहौर वगैरह, इनमें मूसलाधार बारिश आज भी हो सकती है, लेकिन जितनी बारिश कल हुई है उसकी इंटेंसिटी कम होगी। ठीक है, तो मतलब आपको लग रहा है कि ये ऑनगोइंग स्पेल जो है इसमें इतनी इंटेंसिटी नहीं होगी। सर, एक्सपेक्टेशंस हैं कुछ के नेक्स्ट स्पेल में जो है वो बारिशें ज़्यादा हो सकती हैं या कोई अर्बन फ्लडिंग का खदशा हो सकता है, खासतौर में लाहौर? देखिए, लाहौर में अभी आने वाले दिनों में बारिशें एक्सपेक्टेड है और काफ़ी बारिशें हो सकती हैं। इसमें 8 और 10 जुलाई के दौरान भी बारिशें, अच्छी बारिशें हैं, तो इसमें अर्बन फ्लडिंग का तो काफ़ी ज़्यादा खतरा मौजूद है। तो सर, कुछ एहतियाती तदाबीर आप शेयर करना चाहें? जी बिल्कुल, हमारे जो स्पेशली जैसे अर्बन फ्लडिंग होती है तो पानी नशेबी इलाकों में काफ़ी ज़्यादा जमा हो जाता है, तो उसमें क्योंकि बिजली के खंभे होते हैं तो करंट आने का काफ़ी ज़्यादा उसमें चांस होता है। एक तो पानी में नहीं जाना चाहिए। दूसरे जो कमज़ोर छतें जैसे उसकी जो दीवारें वगैरह जो छतें जो है वो कमज़ोर होती हैं, गिरने का इम्कान होता है, तो उनसे भी इन दिनों में उन मकानों को भी छोड़ना चाहिए। और इस तरह की जो विंड, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा तेज चलती है और दरख्तों के नीचे नहीं खड़े होना चाहिए क्योंकि दरख्त भी गिर सकते हैं, तो इस तरह के प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। चौधरी असलम साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और अपडेट कर रहे थे लाहौर की सूरत हाल पर। और लाहौर की सूरत हाल ख़वातीन हज़रात आप लोगों के सामने है कि 8 से 10 जुलाई को बारिशें ज़्यादातर एक्सपेक्टेशंस हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि जो इस वक्त की बारिश है जो आप लोग देख रहे हैं इस वक्त लाहौर की सूरत हाल के अर्बन फ्लडिंग का उस तरीके से तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी सड़कों पर पानी मौजूद है। तो अब ये कहा जा रहा है कि 8 से 10 के दरमियान जो बारिशें होंगी उसमें ज़्यादा अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। तो आप लोगों ने बहुत सारी एहतियात करनी है, खासतौर पर अगर आप लोग घरों के अंदर मौजूद हैं और आप लोगों के पास बच्चे या खवातीन हैं और बारिश हो रही है और आपके घर में पानी दाखिल हो चुका है, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग छत पर चले जाएं और महफूज रहें और बिजली के आलात से या बिजली के जो स्विच है या मेन स्विच है उससे दूर रहें। हाँ, अगर आप जा सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं और उसको ऑफ कर सकते हैं तब तो बहुत बेहतर है, लेकिन अगर पानी आपके टखनों तक मौजूद है तो फिर कोशिश करें कि रबड़ वाले बूट का इस्तेमाल करें ताकि आपको करंट ना लग सके। लेकिन अगर रबड़ वाले बूट आपके पास मौजूद नहीं है तो फिर अवॉइड करें और डायरेक्टली आप ऊपर वाली मंजिल पे शिफ्ट हो जाए। लेकिन भी ऊंची सी जगह पे आप जा सकते हैं तो पॉसिबिलिटी बहुत बेहतर होगी। स्पेशली बहुत सारे लोगों ने घर में पेट्स भी रखे होते हैं, जानवर भी रखे होते हैं, तो उनका भी ख्याल रखें कि उनको भी आप किसी भी महफूज मकाम पर या किसी भी ऊंची जगह पर जो है वो पहुंचा सकें। इसके अलावा क्या होता है, हम यूजुअली जा रहे होते हैं तो हमें पता नहीं चल रहा होता है कि पानी की गहराई कितनी है। तो आप क्या करें, आपके पास अगर कोई स्टिक है, कोई डंडा है, कोई रॉड है, उससे जो है पानी की गहराई का जरूर पता करें, कि अक्सर रोड्स वगैरह पे चलते हुए आगे नाले आ जाते हैं या इस तरह से बहुत सारे गटर्स वगैरह भी ओपन होते हैं, तो उससे उसके खतरात से बचने के लिए भी आप कम से कम एक डेप्थ जो है वो चेक कर लें ताकि आप खुद भी महफूज रहें और आपके साथ जितने भी लोग हैं वो भी महफूज और अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं और रोड के ऊपर पानी मौजूद है तो कोशिश करें कि गाड़ी बहुत तेज ना चलाएं, उससे दूसरे लोगों को भी प्रॉब्लम होगी। और अगर खुद भी आप ड्राइव कर रहे हैं तो अपनी रेस के ऊपर से एक्सीलरेटर से पाँव आपने नहीं हटाना, एक मध्यम रफ्तार में अपनी गाड़ी को रखें ताकि साइलेंसर आपका चलता रहे, क्योंकि जहां पर आप लोगों ने उसको थोड़ा सा भी सांस लेने का मौका दिया गाड़ी को तो उसी वक्त पानी दाखिल
हो जाएगा साइलेंसर में और फिर गाड़ी कहीं पर भी बंद हो सकती है। तो ये सिचुएशन आप फेस कर सकते हैं बारिश में। बाकी एक दूसरे की मदद करें, हेल्प करें, एक दूसरे का ख्याल रखें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तभी एक मस्बत माशरा जो है वो आगे बढ़ेगा। लास्टली जो है वो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं या कोई भी ऐसा एरिया है जहाँ पे आप इमरजेंसी की सिचुएशन में है जिसमें आपको हेल्प आउट की जरूरत है, तो आप क्या करें, आप रेस्क्यू टीमों को जो है वो रुजू करें। इसके अलावा जिला इंतजामिया है, बहुत सारी इस तरह एनडीए में है, उससे भी आप रब्ता कर सकते हैं। तो बहुत सारी फैसिलिटीज जो है वो आपको इमीडिएटली जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जैक्टली। सो ये थी अपडेट्स बारिशों के हवाले से। आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं स्पोर्ट्स की दुनिया से। पाकिस्तान ने अगेन नाम रोशन किया है। आप लोगों को मालूम होगा कि एक टीम हम लोग यहाँ पर बुलाया करते हैं जो कराटे और एमएमए से ताल्लुक रखती है और फिटनेस और जिम्नास्टिक से उनका ताल्लुक है। वजीरिस्तान से वो तमाम बच्चे हैं और उन्हीं में से एक बच्चा है नुमान महसूद, जिनसे आपकी हमने मुलाकात भी करवाई थी। उन्होंने इंडिया का हिमांशु एक और बच्चा है उसका रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक किया है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लगाया है। ये आप देख रहे हैं, इनको कहते हैं किप अप्स। ये किप अप्स का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है और अब नुमान ने 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं और वो 70 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले इरफान महसूद के शागिर्द हैं। उनसे भी हमने आपको मिलवाया था। तो ऐसे कई इस एकेडमी के शागिर्द हैं, 15 से ज़ायद, जो इस वक्त अपना रिकॉर्ड जो है वो कायम कर चुके हैं। लेकिन 30 सेकंड में 32 किप अप्स करके इन्होंने अपना ये नया रिकॉर्ड बना लिया। बहुत जबरदस्त। इनको मुबारकबाद भी पेश करते हैं पीटीवी की पूरी टीम की तरफ से, पूरे पाकिस्तान की तरफ से आपको जो है वो मुबारकबाद देंगे। अब बढ़ेंगे हम अपनी न्यूज़ की तरफ, जो कि हम जनरली जो है वो शेयर करते हैं। पहली खबर मैं आपको बताती चलूँ, आपको आज मैं नजम ऐसे जो है ना बाघ के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि बहुत जहरीला है। दुनिया का मतलब जो दुनिया के जितने भी जहरीले बाग हैं उनमें से एक ये जो है इनको कहा जाता है। एल्विक गार्डन के नाम से ये मशहूर है और ये बरतानिया में है। आपको पता है कि इसमें 100 से ज़ायद जो है वो जहरीले इकसाम के पौधे काश्त किए गए हैं और ये इनको छूना सख्ती से मना है और सूंघना भी सख्ती से मना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जब यहाँ पे जाते थे सैर के लिए तो इनको हाथ लगाने से या इनकी खुशबू, जो वहाँ पे पौधे लगे हुए हैं उनकी खुशबू सूंघने से इनकी मौत भी वाक़या हुई है। जी, तो इसीलिए अगर आप लोग जाते हैं बरतानिया के ऐसे बाग में जहाँ पर आपको ये कॉशंस मिलती हैं तो आप लोगों ने एहतियात करना है, वरना ये खुशबू सूंघते साथ ही जो है ना जहर आपकी नस नस में खून में जो है वो दौड़ना शुरू हो जाएगा। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखते हैं। आगे बढ़ेंगे और जिक्र करेंगे अब बरतानिया का, जहाँ पर एक बेवकूफ़ शख्स ने बेवकूफ़ी की है। और वो बेवकूफ़ी ये की कि उसने चोरी करनी थी और उस चोरी के लिए उसने पहले जाके क्रेन चोरी की और वहाँ से दूसरी जगह पर लेकर जाके फिर ATM मशीन जो है वो चोरी करने की कोशिश की। लेकिन ये कोशिश उसकी नाकाम हो गई और पुलिस ने उसे पकड़ लिया और पकड़ने के बाद फिर अब ऑब्वियसली आगे पुलिस को देख कर वो पहले तो पैदल दौड़ा था, लेकिन फिर पुलिस ने आसानी से उसे गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि पुलिस जो थी वो पैदल नहीं थी। पुलिस को जब उसकी इत्तला मिली तो वो चौकन्ना हो गई थी और फिर पुलिस ने ये पुलिस की सिक्स सेंस का कमाल था कि उन्हें पता था कि कौन सा एग्जैक्टली ATM मशीन हो सकती है जहां से एक क्रेन की मदद से आप चोरी कर सकते हैं। तो वैसे ये क्रेन की मदद से ATM उठाने वाला काम मुझे भी कुछ समझ नहीं आया इसका, लेकिन खैर उसकी मर्जी। कहते हैं देखिए झूठ के पाँव नहीं होते, तो इस तरह से मेरे ख्याल से चोरी के भी पाँव नहीं होते। एक के बाद एक चोरी उन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं एक फुल स्टॉप जो है वो उसको लग गया। अगली खबर हम शामिल करेंगे। आपको पता है डेली टेक्नोलॉजी के हवाले से हमारे पास बहुत सारी खबरें होती हैं और बहुत सारी जो है नई इनोवेशंस होती जा रही हैं। गूगल ने एक नया फीचर मुतारिफ कराया है और वो फीचर क्या है जी, कि हमें तो यूजुअली मिलता था ट्रांसलेशन जो है वो टेक्स्ट की फॉर्म में। अब उन्होंने क्या किया, ऑडियो जो है ना उसकी फॉर्म में ट्रांसलेशन दे दी है। और एक मज़े की बात इसमें यह है कि आपको अपनी आवाज़ में, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपनी आवाज़ में चाहते हैं तो उसमें भी आपको वो जो है गूगल की जो ऑडियो है वो ट्रांसलेट होके मिल सकेगी मुख्तलिफ ज़ुबानों के अंदर। इसको गूगल ने ऑडियो पाम का जो है वो नाम दिया है, ऑडियो पाम AI मॉडल कहा गया है और जो जून के आखिर में मंजर आम पर आया और ये तहरीर और गुफ्तगू दोनों को पहचान सकता है और इसको प्रोसेस कर सकता है और उसके बाद इसको नेक्स्ट अगली जो शक्ल जो है वो भी दे सकता है। यस डेफिनेटली। तो जिस तरीके से गूगल आगे बढ़े उसी तरीके से व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ये टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है, तो आप लोग भी अपने आप को अपडेट रखें ताकि आप भी दुनिया के साथ आगे बढ़ के मुकाबला कर सकें। अब जिक्र करते हैं हमारे प्यारे पाकिस्तान के सूबा पंजाब और सूबा पंजाब के शानदार जो है वो हमारे पहलवान और उन पहलवानों की गेम कबड्डी। और कबड्डी में भी एक कबड्डी आती है देसी कुश्ती, जिसे तमांचेदार कबड्डी कहा जाता है, थप्पड़ों वाली कबड्डी। तो ये खेलने का जो है ना बड़ा, इसको देखने का बहुत फ़न है, खेलने का इसको इतना फ़न है या नहीं है, लेकिन ये आप लोग देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। और पाकिस्तान का हर तकरीबन बासी जो है उसने ये कहीं ना कहीं मनाजिर देखे ही होंगे टेलीविज़न पे, क्योंकि हमारे ये गबरू नौजवान जो कहा जाता है ना, ये बने ही इसी के लिए हैं कि इनको जो है ना ऐसी गेम्स बहुत मज़ा देती हैं। हाफिज़ाबाद का हम जिक्र करें, गुजरांवाला का जिक्र करें या ओवरऑल पंजाब की देसी खुराकें खा के ये खेली जाती हैं। तो ये रवायती खेल बहुत ही ज़्यादा पंजाब में
में आज भी मशहूर है और मकबूल है। और ये आप झलकियाँ देख रहे हैं कि मैचेस के मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं और शायकीन बड़ी दूर दूर से आते हैं ये मनाजिर देखने के लिए। और हमारी तमाम लोकल स्पोर्ट्स जो हैं, जिसमें हम टेंट पेगिंग का जिक्र करें, हम लोग बैलों की दौड़ का जिक्र करें, हम लोग ये कबड्डी का जिक्र करें, हम लोग सिंदूर के पोलो का जिक्र करें, तो वो हर एक चीज़ जो है अपने सूबे के एतबार से बहुत ही प्यारी और मुनफरिद है, जिसको देखने में भी लुत्फ आता है और खेलने में भी। तो क्या ही बात है। लेकिन एक डिस्क्लेमर हम जरूर जारी करना चाहेंगे कि ये कबड्डी आपने घरों में नहीं खेलनी। हाँ। इसके लिए Don't try this at स्पेसिफिक home जो or है anywhere. एग्जैक्टली ये आपने बिल्कुल डोंट ट्राई दिस एट होम वाली पॉलिसी जो है वो इस पे अपनानी है। अगली खबर जो शामिल करेंगे वो ये है, आपको पता है नजम, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती जा रही है इस तरह से हम ये भी कहते हैं कि एक दूसरे का ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सोलर चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है वो आजकल इन होना शुरू हो गई, लेकिन इसका बेहतरीन इस्तेमाल जो है वो अबुधाबी में किया गया है। और क्या इस्तेमाल किया गया है, जो डिलीवरी बॉयज़ के लिए उन्होंने रेस्ट एरियाज जो है वो बनाने शुरू किए हैं। और रेस्ट एरियाज जो है वो उन्होंने 3 फिलहाल तक बनाए हैं, क्योंकि बहुत शदीद गर्मी होती है, उस गर्मी से बचाव के लिए उनको भी किसी एक जगह पे रेस्ट करने की ज़रूरत है। उस रेस्ट एरिया में क्या है जी, पानी की जो है वो डिस्पेंसर लगाया गया है और एसीज लगे हुए हैं, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और थर्डली वहाँ पे चार्जिंग पॉइंट्स भी उनको जो है वो मुहैया किए गए हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और मैंने इसके साथ साथ ये भी खबर सुनी थी कि अबूधाबी बल्कि ओवरऑल मेरा ख्याल है यूएई में वॉकिंग ट्रैक्स बनाए जा रहे हैं, उसकी भी हमने खबर शेयर की थी कि आप लोग दिन के वक्त जो है वहाँ पर एसी ट्रैक्स मौजूद होंगे, जहाँ पर आप वॉक कर सकते हैं, जॉग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। तो बहुत कुछ एक्साइटिंग हो रहा है दुनिया में। अब आपको बताते हैं दुनिया की सबसे चौड़ी ज़बान जो है ना, उसका रिकॉर्ड अमरीकी शहरी हैं थॉमसन ब्राइड, उनके नाम ये रहा है। और तकरीबन 8.88 सेंटीमीटर चौड़ी इनकी ज़बान है और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी इनकी ये रिकॉर्ड की तस्दीक कर दी है अपने बुक में। मैंने तो सुना था लंबी जुबान के बारे में, आज चौड़ी जुबान के बारे में भी सुन लिया। और मुझे शुरू में लगा कि शायद आपसे कोई गलती हो गई है और आप कहना चाह रहे हैं कि सबसे लंबी जुबान, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, सबसे चौड़ी जुबान के बारे में ही बात कर रहे थे। एक और खबर के बारे में अभी आपको बताते चलें, और वो भी बड़ा एक अनोखा सा जो है वो कारनामा है, और वो ये है कि चीन से ताल्लुक रखने वाली, बिल्कुल वर्ल्ड रिकॉर्ड है, चीन से ताल्लुक रखने वाली खातून ने क्या किया कि शीशे की बोतलों पर जो है वो उन्होंने तेज तरीन वॉक जो है वो की है। और तेज तरीन वॉक जो है वो 10 मीटर चलने का रिकॉर्ड जो है उन्होंने अपने नाम किया है। इसने रिकॉर्ड को अपने नाम करने पर इन्हें 2 मिनट और 19 सेकंड का वक्त लगा, और उससे कबल ये रिकॉर्ड इटली में एक शख्स के नाम था। या वंडरफुल। सो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, अगेन हम जिक्र करें, कंपटीशन भी उसी तरीके से चल रहा है। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि हम लोगों ने ही ये गालबन खबर शेयर की थी कि एलन मस्क और दूसरी तरफ मार्क ज़करबर्ग, इनकी आपस की कुश्ती भी होनी थी। सो उस कुश्ती का जो है वो टाकरा वो तो अभी तक नहीं सामने आया, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ मार्क ज़करबर्ग की तरफ से फेंक दी गई है, एंड दैट इज़ मेटा की तरफ से अब आने जा रहा है थ्रेड्स। और थ्रेड्स क्या है? ट्विटर का मुतबादिल। जो लोग ट्विटर से इस वक्त प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और ट्विटर छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए मार्क ज़करबर्ग ने नया प्लेटफॉर्म थ्रेड्स निकाल दिया, जो कि जुमेरात को अमेरिका और जुमे को पूरी दुनिया के लिए लॉन्च कर दिया जाएगा। इस एप्लीकेशन को बनाने का मकसद ये है कि जिस तरीके से एलन मस्क ने रिसेंटली अभी अपडेट कर दिया कि आप लोग इतनी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं थ्रू ट्विटर, और ये ब्लू टिक के मसाइल भी चल रहे हैं, वेरीफाइड अकाउंट्स के भी प्रॉब्लम चल रहे हैं। उस सब को मद्देनजर रखते हुए बहुत सारे लोग इस प्लेटफॉर्म को ऑलरेडी जो है वो छोड़ चुके हैं या छोड़ने का प्लान कर रहे हैं कि कुछ नया होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए। तो वो जो ऑथेंटिसिटी है उसको मार्क ज़करबर्ग ने मद्देनजर रखते हुए थ्रेड्स नामी ये ट्विटर के मुतबादिल ऐप लॉन्च कर दी। बिल्कुल, और ये इंस्टाग्राम से भी कनेक्टेड है, तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी कि आपके सारे फॉलोअर्स और ये सारी चीज़ें भी जो है वहाँ पे इजीली शिफ्ट हो सकेंगी। अगली खबर के बारे में आपको बताते हैं, बड़ी हैरानकुन सी खबर है, और ये खबर ये है कि बरतानिया में एक शख्स जो है उनकी कार पे जो शहद की मक्खियाँ, उन्होंने धावा बोल दिया, हमला कर दिया। और हमला इस तरह से हुआ कि जी उन्होंने उन पे कब्जा जमा ली। गाड़ी के मालिक को मक्खियों के हटाने के लिए हुक्काम की मदद लेनी पड़ी, क्योंकि वो इतनी ज़ोरदार जो है वो उनके ऊपर हमला हुआ था। हुक्काम का कहना है कि मक्खियाँ जत्थे के 50% थीं, और कार के मालिक का कहना है कि ये हादसा उनके साथ इसलिए पेश आया क्योंकि उनके घर में भी मक्खियों के 75 जत्थे जो है वो मौजूद हैं। तो इसलिए उन्होंने ये सोचा होगा कि चलें घर में मौजूद हैं तो हम इनकी कार पे भी कब्जा जमा लेते हैं। वाह, वंडरफुल। और अगली खबर जो है वो भी बहुत मज़े की है, एंड दैट इज़ के कुछ दिनों पहले हम लोगों ने देखा था कि इंटरनेट पे एक खबर आई थी कि किसी शख्स ने मगरमच्छ से शादी कर ली थी। मैंने बोला कि ये क्या है। जब उसको थोड़ा सा हमने देखा तो पता चला कि जनूबी मेक्सिको के एक शहर है जहाँ पर वहाँ के मेयर ने अपने लोगों की खुशहाली के लिए मगरमच्छ से शादी की है, और ये इनकी एक कदीम रिवायत समझी जाती है। इस मेयर का सॉन पेड्रो नामी ये टाउन है जहाँ के मेयर हैं विक्टर ह्यूगो। उन्होंने एल्सिया एड्रिया नामी ये मादा मगरमच्छ हैं जिनसे शादी की है, और शादी में रवायती रसूम
मालूमात का भी एहतमाम किया गया था बाकायदा तौर पर। ये उसको जो है ना, मैं कहता हूँ कि उठा उठा के खुश होकर जिस तरीके से फिर रहे हैं, पता नहीं इनको क्या खुशी मिल रही है और ये इसका क्या फ्यूचर होगा। और बस, लेकिन उनकी है रिवायात और रिवायात को उन्होंने बरकरार रखा हुआ है। और मैं देख रही हूँ कि किस तरीके से उन्होंने जो मादा मगरमच्छ थी उनको ड्रेस भी पहनाया, फुली ड्रेस उनको किया हुआ है। Exactly. लेकिन सोचे किसी उन्होंने दिन बाकी अगर इनको रिचुअल्स खा भी, गई, उन्होंने बाकी रिचुअल्स भी पूरे किए हैं, ठीक है। हाँ। वो जिन्होंने वीडियो सारे देखी है, वो रिचुअल्स बता- पूरे किए, सब कुछ पूरा Yes, किया, लेकिन मैं definitely. ये सोच रही हूँ कि किसी दिन अगर ये इनको खा गई तो क्या होगा। बस फिर उस दिन जो है वो ना मेयर बचेगा, ना लोगों की खुशहाली बचेगी और ना वो जो है ना रवायत बचेगी। बिल्कुल। एक ब्रेक शामिल करेंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे कंटिन्यू करेंगे अपने प्रोग्राम को। कहीं मत जाएं, सुबह पाकिस्तान के साथ रहें। गुफ्तगू का ढंग ये हो कि बात सुनने वाले के दिल में उतर जाए, उसके दिल पर कारी वार न लगाए। हर सदी में उस सदी के दीवाने मौजूद रहे हैं। इल्म की सदी में भी मालूमात के दीवाने रहे होंगे, तभी तो वो गालिब आ गए और आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे सामने आई। क्या कमाल है उन मेज़बानों का कि जो बहुत तल्ख बात ऐसे शीरी लहजे में कर दिया करते थे कि नाजरीन ने उन्हें 6 दहाइयों से सुना भी और कहीं ना कहीं उनका असर भी हुआ। सोच समझ के, फिक्र के साथ 3-4 रातें लगा के एक ऐसा खाका तैयार करना, एक ऐसा स्केलेटन तैयार करना कि फिर वाह वाह निकले। और वो है प्लान्ड कम्युनिकेशन, जो खासा है अनवर मकसूद का, जो खासा है अल्लाह जन्नत नसीब करे मोइन अख्तर साहब का। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम इस टॉपिक पे बहुत बार बात कर चुके हैं, मजीद भी इस पे बात करते रहेंगे, क्योंकि हर बार जो है हम एक अलग पहलू पे बात करते हैं। बच्चों के जो है ना तरबियत, इस हवाले से हमारे शो में बहुत बार बात होती रहती है और मेरे ख्याल से एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है जिसके ऊपर हमेशा बात होते रहना चाहिए। हर बार कोई ना कोई एक नई चीज़ इसमें जो है वो सामने आती है और बहुत सारे आइडियाज़ भी मिल जाते हैं। बहुत सारे वो पेरेंट्स जिनको समझ नहीं आ रही होती कि बच्चों को कैसे टैकल करें, किस तरीके से उनको डील करें, बहुत सारी चीज़ें जो उनको नहीं समझ आ रही होती कि किस तरीके से हैंडल करनी है, वो भी उनके आइडियाज़ उनको मिल जाते हैं। डेफिनेटली, और इसी पर बात करेंगे। और आज हमारा थोड़ा सा जो डायरेक्शन होगी, दैट इज़ पावर ऑफ पॉजिटिव पेरेंटिंग। वो क्या मस्बत तब्दीलियाँ ला सकती है माशरे में, हम इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इसी के ऊपर बात करने के लिए मोहतरमा हाइका जाहिद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर कमिंग। खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सो हाइका, पावर ऑफ पॉजिटिव पेरेंटिंग, ये पॉजिटिव पेरेंटिंग जो है, हमने पेरेंटिंग स्टाइल जो डिस्कस किए थे उसी से हमें पता चल गया कि अथॉरिटेटिव एक अच्छा पेरेंटिंग स्टाइल है, बच्चों की भी सुने और सब कुछ करें और फिर जो है ना। अच्छा, अब इसके समरात जो हैं वो, इसका अगर आप पॉजिटिव पेरेंटिंग कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट्स जो होते हैं वो कैसे पता चलते हैं आपको? क्या रिजल्ट्स मिलना शुरू होते हैं? ठीक है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जिस तरीके से आप अपने बच्चों को ट्रेन कर रहे होते हैं, जिस पेरेंटिंग स्टाइल से आप उनको डील कर रहे होते हैं, उसके कंसिक्वेंसेस उनकी स्कूलिंग में, लाइक किस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, और इसके अलावा उनके बिहेवियरल इश्यूज़ तो नहीं हो रहे हैं, इसके अलावा वो पढ़ाई में कैसे हैं, उनके थिंकिंग पैटर्न्स कैसे हैं, ये बड़े इफ़ेक्ट करते हैं और ये नज़र भी आते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि हमने जैसे पेरेंटिंग स्टाइल्स के ऊपर बात तो ज़रूर की है, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि लाइक किस तरीके से हम इस चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं, कि किस एस्पेक्ट्स को हम देख के कह सकते हैं कि दैट दीज आर द मेन थिंग्स जिसकी वजह से हम कहते हैं कि एक अच्छा पेरेंटिंग स्टाइल है। तो अगर हम अथॉरिटेटिव की बात करते हैं तो उस स्टाइल को हम पॉजिटिव पेरेंटिंग स्टाइल, और स्ट्रेंथ इसलिए कहते हैं कि उसमें ज़्यादा है कि उसमें बच्चों की सुनी जाती है। यस, सुनी जाती है और उनको अपनी एक तरीके से सुनवाई जाती है। ये नहीं कि सिर्फ चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंट करनी होती हैं,
उनकी सुन के अपनी फिर इम्प्लीमेंट इस तरीके से करते हैं कि उनको डिग्रेड फील ना हो, उनको बुरा फील ना हो। तो जब हम देखते हैं कि बच्चा स्कूल जा रहा है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, उसका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है और उसके बिहेवियरल इश्यूज ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, इट मीन्स कि दैट योर पेरेंटिंग स्टाइल इज लाइक हैविंग एन इम्पैक्ट ओवर दैट चाइल्ड। तो ये चीज़ें आपको खुद ब खुद बिहेवियरल में आपको बिहेवियर चीज़ें जो है वो नज़र आती है बिहेवियरल थिंग्स में। तो आई बिलीव दैट दीज आर द वेज सो कुछ माँ बाप ये तस्वुर करते हैं कि बच्चों के अच्छे ग्रेड्स आने का मतलब है कि हम उनकी अच्छी पेरेंटिंग कर रहे हैं। नो, इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू दैट। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका बच्चा सिर्फ ग्रीडिंग में अच्छा है तो वो इखलाक में भी अच्छा होगा। ज़रूरी नहीं है कि अगर वो आपके सिर्फ पढ़ाई में अच्छा है वो बाकी चीज़ों में भी अच्छा होगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होता है, वीक पॉइंट, जहाँ से आप उसको पकड़ सकते हैं कि यार देयर इज समथिंग फिशी, कुछ हिडन है, कुछ बातें क्लियर नहीं है जो कि हमें प्रॉब करने की ज़रूरत है। तो अगर हम सिर्फ ये कहते हैं कि हाँ पढ़ने में से ये बाकी सब चीज़ें उसको अलाउ कर दें, वो सब कुछ कर सकते, तो ये सबसे गलत एक चीज़ है। फिर ये अथॉरिटेटिव तो रहेगा नहीं ना। ये तो फिर निगलेक्टफुल हो जाएगा, बस ठीक है ही इज़ गेटिंग गुड मार्क्स इन एग्जाम्स एंड ऑल, दैट्स इनफ फॉर अस। हाइका, बहुत सारी चीज़ें जैसे आप बोल रही हैं कि ये स्टेप जो है या ये पॉइंट जो है, यहाँ पे आप देखें कि बच्चा जो है वीक है, या जिस तरह से हमने अभी बात की कि अगर बच्चा पढ़ाई में अच्छा है तो हम कहते हैं कि हर चीज़ में अच्छा है, ठीक है। आप ये कुछ स्टैंडर्ड 3-4 चीज़ें बता दें जो कि पेरेंट्स को कंसिडर करनी चाहिए कि अगर हमारा बच्चा जो है वो इन चीज़ों में बेहतर है तो उसकी अच्छी जो है वो ग्रूमिंग हो रही है, हम एक अच्छे पेरेंट्स हैं। बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहली चीज़ होती है कि आपका जो बिहेवियरल डेवलपमेंट होती है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम योर होम, ठीक है। जब आप अपने बच्चे को किसी चीज़ से मना करते हैं, उसका जो टेंट्रम होता है दैट इज़ द फर्स्ट इंडिकेटर, फर्स्ट सिग्नल होता है कि वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, गुस्सा कर रहा है या उस चीज़ को हैप्पीली एक्सेप्ट कर रहा है। चलो अगर उसने टेम्परेली एक टेंट्रम शो किया लेकिन उसने उस चीज़ को समझ लिया, जब डेफिनेटली उसके एडवर्स और कह रहे कि बिजार बिहेवियर सामने आ रहे हैं, तो फिर वहाँ से एक इंडिकेशन होती है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद दैट चाइल्ड, कि हो सकता है कुछ पीछे कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है कि हमारी किसी चीज़ में कमी, हो सकता है हमने उसको अंडरस्टैंड करने में कुछ गलती की है। एक तो ये चीज़ होती है। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं लाइक आपका ये होता है कि वो इंटरेक्ट कैसे कर रहा है अपने सिबलिंग्स के साथ, उनका इंटरेक्शन कैसा है, वो बात कैसे कर रहा है, वो अपने आप को क्या समझ रहा है, अपने आप को कुछ लाइक एक होता है ना कि कुछ बच्चे होते हैं अपने आप को ग्रैंडियोस समझते कि आई हैव एवरीथिंग, आई कैन डू एवरीथिंग और मैं परफेक्ट हूँ, मुझे ज़्यादा अटेंशन मिलती है। तो वो भी चेक करना होता है, आपको सब चीज़ों को बैलेंस करना होता है। इफ़ यू हैव 2 child 3 child, यू हैव टू सी दैट हाउ ही शी इज़ बिहेविंग विद ईच अदर एक्चुअली वी कैन से। तो इन एस्पेक्ट से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं और पेरेंट्स को आई बिलीव कि अंदाज़ा हो भी जाता है कि उनका बच्चा किस ट्रैक पे चल रहा है। एक और प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पेरेंट्स फेस करते हैं जो कि मैं चाहता हूं कि अंडर द पॉजिटिव पेरेंटिंग इसकी अम्ब्रेला के नीचे इसको हम डिस्कस करें कि अच्छे माँ बाप अपने बच्चों को कैसे किसी से भी एहसास कमतरी और एहसास बरतरी से बचा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है गाइडेंस। आजकल हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो मैं एक गैप देखती हूँ कि अगर कोई बच्चा रो रहा है, कोई बच्चा अगर तंग कर रहा है तो उसको गैजेट दे दिया जाता है कि गो एंड सिट देयर एंड कार्टून्स देखो और दैट्स इनफ। एंड वहाँ से जो लर्निंग हो रही होती है दैट इज़ जस्ट कार्टूनिक लर्निंग आई वुड से। लेकिन जब तक आपका कम्युनिकेशन गैप ख़त्म नहीं होगा, डिफरेंस ख़त्म नहीं होगा, आप अपने बच्चों को कैसे किसी चीज़ से या मना कर सकती है, उनको ऐसा फील करवा सकते हो कि यार दैट यू आर इम्पॉर्टेंट, दैट यू मैटर्स। आपने उनको वर्थलेस की बजाय वर्थफुल फील करवाना है ना। तो जब आपका कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा तो आप उनको ऑटोमेटिकली ये चीज़ें, इन चीज़ों का एहसास दिला सकते दैट दिस इज़ लाइफ बेटा। हर इंसान की ज़िंदगी में एक नसीब होता है, उसको एक टाइम पे एक चीज़ मिलती है टू मेक देम रियलाइज़। अब मैं अगर अपने चाइल्डहुड की बात करूँ तो हमारे पेरेंट्स हमें लाइक व्हेन आई वाज अराउंड 5-6 ईयर्स में बताना शुरू करते थे और करते हैं अभी उस टाइम में, अभी भी कहते हैं कि ये ज़िंदगी है और इसमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। लेकिन आज के बच्चे ये नहीं देखते। वो क्या करते हैं, दे यूज्ड टू सी एवरीथिंग ऑन द यूट्यूब एंड वो कहते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, यहाँ पे ये है, देन वो स्टार्ट कर देते हैं वहाँ से कंपैरिजन करना रादर देन गोइंग टुवर्ड्स द स्कूल और अपने आसपास के बच्चों को देखने से। तो आई बिलीव कि कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, जो कि बहुत लैक करती है आजकल की पेरेंटिंग स्टाइल्स में, और पेरेंट्स जो है दूर भागते हैं। हालांकि 24/7 जो है वो भी बच्चों को टाइम देना पेरेंट्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आप यूजुअली देखें तो बहुत सारी फीमेल्स हैं, वो वर्किंग लेडीज़ हैं, ठीक है, जो फादर्स हैं वो भी ऑफ कोर्स अपने ऑफिस जाते हैं। तो ये एक लाइक सम हाउ वो एक अपने लिए फिजिबल समझते हैं कि आप जो है बच्चे को थोड़े टाइम के लिए गैजेट दे दें और उसको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करें। आपको क्या लगता है कि इसके अल्टरनेट्स क्या होने चाहिए या क्या किया जाए, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए कि वो खुद भी बर्डनाइज ना हो और बच्चे की पेरेंटिंग भी बेहतर हो सके? देखिए, हर चीज़ रिक्वायर करती है एक एफर्ट के बगैर कभी कुछ नहीं होता। तो अगर आपने अपने बच्चे को इस मकाम पे लेके जाना है कि वो गैजेट्स और इन मोबाइल्स की दुनिया से साइड पर रहें और अपने आप को बिजी रखें किन चीज़ों में, कि फिजिकल एक्टिविटी में, हाँ आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा बट वो आपके लिए लाइफ टाइम में बहुत प्लस पॉइंट हो जाएगा अगर आप उनको इन्वॉल्व करते हैं एक्टिविटीज़ में, लाइक प्लेइंग गेम्स विद देम
एंड गिविंग देम द इम्पोर्टेंस के यार हमारे टाइम पे जिस तरीके से चीज़ें खेली जाती थी और आज तो आई गेस वो चीज़ें भूल चुके हैं। आप किस तरीके से अपने आप के लिए ड्राइंग्स कर सकते हैं, आप किस तरीके से कुछ क्रिएटिविटी कर सकते हैं, अगर आप कुछ कुक करना चाहते हैं उनको लेट देम डू। बहुत छोटे बच्चों को नहीं, डिपेंड्स ऑन द एज एज वेल, बट उनको और तरीके बताएं। ओके, एक और बहुत इंटरेस्टिंग सा पॉइंट मेरे जहन में आया और ये भी मैंने देखा है कि काफ़ी लोगों के घरों में प्रॉब्लम होती है और ये पॉइंट आज दिन तक इतने प्रोग्राम्स करने के बावजूद हमने डिस्कस नहीं किया, एंड दैट इज़ आपकी वार्डरोब सेंस जो है ना, ठीक है, या आपकी अपैरल सेंस जो है, ठीक है, क्या आप पहन रहे हैं, ये भी बहुत सारा इशू बना होता है घरों के अंदर। क्यों? क्योंकि बच्चे देख के आ रहे हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, और आजकल इंटरनेट का दौरानिया इतना बढ़ चुका है कि बहुत कुछ वो देख रहे हैं और वो जो पहनना चाहते हैं माँ बाप उन्हें पहनाना नहीं चाहते और वो जो डिमांड करते हैं वो उनको मिलता नहीं है और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो मूड स्विंग्स और ये चीज़ें देखने में आती हैं। देखिए बात भी आती है कि जब आप इस पे हम अगैन ओवर द पेरेंटिंग स्टाइल्स के ऊपर आते हैं कि जब आपका पेरेंटिंग स्टाइल इतना इफेक्टिव होगा, उसकी ग्रिप इतनी होगी, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पर गैप आएगा और आपको बच्चे की अंडरस्टैंडिंग की जो होगी कहीं पे लाइक ऐसा होगा लैक करते होंगे कि आप बच्चे को अंडरस्टैंड ना कर सके। यही तो पेरेंटिंग स्टाइल है। व्हेन यू आर डिसाइडिंग टू बी अ पेरेंट तो यू शुड नो कि दैट आपके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है। जस्ट नॉट कि आपके बच्चे हो गए एंड लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू। दे हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अब ये आपकी जिम्मेदारी है, आपने उनको डायरेक्शन देनी है, उनको बताना, उनको अंडरस्टैंड करना है। अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल में यही तो चीज़ होती है कि आप बच्चे की नीड्स एंड डिमांड्स को भी कंसिडर करते हो रादर देन जस्ट कंसिडरिंग योर ओन सेल्फ। आपको क्या लगता है कि बच्चों को हमें 2-3 माहौल के मुताबिक तैयार करना पड़ता है, पाकिस्तान के ख़ास तौर पर अगर ऑन ग्राउंड सिचुएशन की बात करूं, क्योंकि कुछ फैमिलीज़ का बैकग्राउंड जो है और कुछ फैमिली की सोच जो है वो किसी और तरह से होती है। जिस स्कूल में वो पढ़ रहे हैं वहाँ पर उसके साथ जो क्लास फेलोज़ हैं वो किसी और बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे हैं, वो उनसे कुछ और सीख रहे हैं और इंटरनेट पे तो बिल्कुल एक जो है ना मॉडर्निज़म की तरफ जो है वो बढ़ रहा है और वहाँ से वो देख रहा है। तो ये जो डिफरेंस है, एक तो सोशो इकोनॉमिक क्लासेस का भी डिफरेंस है और उसके अलावा कल्चरल डिफरेंस भी जो है वो बच्चे को कंफ्यूज नहीं करता। वहाँ पर पेरेंट्स का क्या रोल बनता है? अच्छा उसको क्या फॉलो करवाएं? दुनिया के साथ बिल्कुल compete करने या घर की चीज़ों को? बिल्कुल ऐसा ही है कि आपके कल्चरल डिफरेंसेस बहुत आते हैं जब उसकी पर्सनालिटी डेवलप शुरू के 7 साल में होती है अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड। तो उसमें वो ऐसी चीज़ें देख रहा होता है कि वो उसकी कुछ बच्चे होते हैं कि वो उस फेज से इतने बुरे तरीके से इफेक्ट होते हैं व्हेन दे आर अराउंड 18-19 तो उनके पर्सनालिटी क्लैशेस होते हैं। Exactly. दे आर हैविंग एग्रेसिव आउटबर्स्ट, Exactly. दे आर हैविंग बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, इमोशनल प्रॉब्लम्स, उनको नहीं पता कि बात कैसे करनी है। फिर हम कहते हैं कि ये तो है ही बदतमीज़। हालांकि देयर ऑलवेज अ हिस्ट्री एट द बैक, चाइल्डहुड हिस्ट्री आपकी होती है। Agree. आपको जो सवाल है कि हम उसको कैसे कर सकते हैं, आई वॉज स्टडिंग एन आर्टिकल और उसमें वो एक टेक्निक बता रहे थे जिसको हम जिस जो भी हमारा आज का एक टॉपिक है कि द पावर ऑफ पॉजिटिव पेरेंटिंग। वो कहते हैं कि इन सब गैप्स को, जितने भी हमारी जो गैप्स आते हैं, जितने भी कल्चरल गैप्स आते हैं, आप देखते हैं कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसको कवर करने का एक बेस्ट तरीका है प्राइड टेक्निक। अब प्राइड के आगे डिफरेंट टर्म्स हैं। प्राइड टेक्निक प्राइड टेक्निक में वो कहते हैं कि सबसे पहले ये है कि प्री स्टैंड्स फॉर प्रेज योर चाइल्ड, कि अपने बच्चे को प्रेज करें कि वो कुछ भी कर रहा है एटलीस्ट उसको स्नब ना करे। ये बात हमने पहले भी की थी कि उसको स्नब मत कर, उसका कॉन्फिडेंस लेवल लैक करता है। एंड देन प्राइड में जब आ जाते मीन्स कि आप उसकी चीज़ों को रिफ्लेक्ट करें, मेक अ रिफ्लेक्शन, मेक एन इनसाइट अबाउट इट। और उसके बाद क्योंकि बहुत लंबी है, आई विल बी जस्ट कवरिंग इट अप देयर। और इसी तरह से उनके साथ इमिटेशन करें, इंटीमेट करें चीज़ों को एंड डिस्क्राइब करें व्हाट दे आर डूइंग एंड टेल देम व्हाट यू आर डूइंग। वो चीज़ें करें जो वो कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल इफ समवन इज डूइंग कुकिंग, ठीक है, गन फैला दे, कोई मसला नहीं, उनको एंजॉय करने दे उस चीज़ पे। आप उनको लाइक कहें कि इसको ऐसे कर सकते हैं। देयर इज ऑलवेज अ वे ना, 1-on-1 वेज होते हैं कि आप उनको एक डायरेक्शन दिखा सकते रादर देन ये कहने से कि ऐसे मत करो, ये तुमने ये क्या कर दिया। देयर इज ऑलवेज अ वे। तो प्राइड टेक्निक इज द बेस्ट टेक्निक टू कवर ऑल दिस एस्पेक्ट्स। ओके, एक और माँ बाप को पॉजिटिव पेरेंटिंग की जब हम डिस्कशन कर रहे हैं तो ये भी समझने की क्या ज़रूरत है कि बच्चों के एक्शन पे रिएक्शन नहीं देना या देना है? बच्चों के एक्शन पे डिपेंड्स ऑन द एक्शन क्या है? एक्शन अब ये है कि बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है और बच्चे ने कोई मतलब कि बहुत कुछ जो है ऐसा कर दिया है कि आपको गुस्से से इस वक्त जो है ना आपका पारा बहुत हाई हो गया है। रिएक्शन आता ही वहाँ पर है। अच्छी चीज़ों का तो रिएक्शन क्या होगा, वो तो एक खुशी होगी रिएक्शन जो कि अच्छा ही करेगी। सो उस जगह पे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा पेरेंट्स जो आउटबर्स्ट हो जाते हैं और फिर उसके बाद बच्चा भी शेमलेस फील करता है। और बिल्कुल शेमलेस फील करते हैं। आपने बात बहुत अच्छी की है। यही बात फिर से दोहराऊंगी कि जब 10 लोग बैठे हैं तो उन सबके सामने डांटने में और अकेले पीछे लेकर जाके डांटने में बहुत फ़र्क है।
अगर आप सबके सामने डांटेंगे तो वो बिल्कुल उसको उसको लगेगा कि यार मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत वो हो रही है। ठीक है, दो ही और तो she बच्चे may को have भी तो done ये wrong. समझ आ जाएगी ना कि मैं सबके सामने जो मर्जी कर लूँ, अम्मा ने मुझे डांटना नहीं है। नहीं, लेकिन ये है कि दैट वुड बी द वार्निंग, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, डिपेंड्स ऑन द स्टेजेस कि वो किस स्टेज तक क्या है। और दूसरी बात ये है कि लोग कहते हैं कि बच्चे मस्ती ना करिए ना, कि तो बच्चे मस्ती नहीं करेंगे तो कौन करेगा? एग्जैक्टली। तो यू शुड हैव द टॉलरेंस लेवल कि आप उनको बियर कर सकें। हाइका, पॉजिटिव पेरेंटिंग में क्या पेरेंट्स की अपनी जो है पर्सनैलिटी वो भी मैटर करती है कि आप किस तरीके से ड्रेसअप करते हो, आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हो, आप किस तरीके से अपने सर्कल में जो है वो घूम फिर रहे हो? बिल्कुल बहुत मैटर करता है। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बात बताऊं तो वी डू हैव टू सी सच चाइल्ड्स के जिनके पेरेंट्स के आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, और जब उनकी लाइक स्पेसिफिकली व्हेन दे आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर तो बच्चे की पर्सनालिटी डैमेज हो जाती है। दे डोंट नो कि ना तो इधर के होते हैं ना वो उधर के। यूजुअली अब्रॉड से जो पेशेंट्स आते हैं जब वो पाकिस्तान शिफ्ट होते हैं वो कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आती है कि हम किस चीज़ को फॉलो करें, हम उस कल्चर को फॉलो करें, हम इस कल्चर को फॉलो करें। और उनकी अपनी पर्सनालिटी इतनी इफेक्टिव होती है, ना वो शलवार कमीज़ में कम्प्लीटली पहन सकते, ना वो वहाँ के वेस्टर्न ड्रेसेस को कैरी कर सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आपने एक पॉइंट ट्रेस किया है, जो कि मुझे लगता है कि इस पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है कि ये बहुत आपकी बच्चे की पर्सनालिटी में आपके पेरेंट्स का बहुत अमल दखल होता है। और जब हम बड़े होते हैं हम उन्हीं को देखते हैं और उनके दरमियान में क्लैशेस, उनके डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, उनके डिफरेंस आपके जो एक थॉट्स होते हैं वो आपको बड़ा इफेक्ट करते हैं और बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट करते हैं। क्योंकि बच्चे ना बड़ा आइडियलाइज करते हैं यूजुअली जब वो देखते हैं, स्पेशली जब सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स को ही सबसे करते हैं पेरेंट्स को बहुत idolize। जल्दी वो जो है आइडियलाइज करते हैं। वो बोलते हैं, आजकल के तो बच्चे बोलते हैं कि अपनी मदर्स को स्पेशली, आप मोटी हो गई हैं, आप मेकअप नहीं करती, ये चीज़ें बड़ी कॉमन हो गई है। तो मेरे इसलिए माइंड में क्वेश्चन है कि आपकी अपनी आउटलुक भी क्या इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मैं ये कहती हूँ, जब भी मेरे पास कोई पेशेंट बच्चा स्पेसिफिकली आता है तो मैं उसकी फैमिली को जब भी बुलाती हूँ तो मैं कहती हूँ कि मुझे आप लोगों की भी हेल्प चाहिए, मुझे आप लोगों की भी कंट्रीब्यूशन चाहिए। आई वांट यू टू बी सपोर्टिव इन दिस ट्रीटमेंट, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही ये चीज़ें ठीक होंगी। अगर मैंने यहाँ से ट्रीटमेंट किया, मैंने थेरेपीज वगैरह की, बच्चा घर का माहौल वैसे होगा तो बच्चा तो वापस रिलैप्स हो जाएगा। बिल्कुल, आपने अपने आप को चेंज करना है, क्योंकि अगर इफ वी लुक आवरसेल्व्स, हमने बचपन में किसको आइडलाइज किया? आवर मदर बीइंग अ डॉटर्स, हमने अपने बाबा या मामा को ही करना है, सब बेटों ने भी मामा बाबा को करना है, तो हम उन्हीं को देखते हैं। जब हम आपने एक जो बात की थी थोड़ी देर पहले कि हम स्कूल जाते हैं, वहाँ पर डिफरेंट होता है, आप जहाँ भी चले जाओ आपने आना घर ही होता है, वहाँ से जो आपकी चीज़ें होती है ना वो चीज़ आपकी पर्सनालिटी बिल्ड करती है कि वहाँ पे आपको कैसे ट्रीट किया जाता है। अगर एक बच्चा ऐसा फील कर रहा है मिसाल के तौर पे कि मेरे पास वो चीज़ नहीं है, मामा मुझे ये चाहिए था उसके पास है, तो वहाँ पे माँ का एक रोल है कि उसको ये रियलाइज़ करवाएं कि भाई ऐसे बेटा होता है ज़िंदगी में, वी हैव टू एक्सेप्ट इट, वन डे यू विल बी हैविंग दिस टाइम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। मुझे ये बताएं कि चंद जो रेशो है जो हम लोग देखते थे कि एक बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल हैं जो पेरेंटिंग पे गौर करते हैं, बहुत ज़्यादा। और पहले मैंने बहुत से लोगों से जब ऑफ द रिकॉर्ड ये डिस्कस भी किया तो उन्होंने बोला कि नहीं यार बच्चे बस पल ही जाते हैं, ठीक है, और बच्चे जो है ना वो बड़े होकर खुद समझदार होकर कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। सो इसमें कोई तब्दीली आई है? आपके पास केसेस जो आते हैं वो ख़ास तौर पर जब कोई बच्चा डैमेज हो जाता है, किसी ट्रॉमा का शिकार है या कोई प्रॉब्लमेटिक चल रही है सिचुएशन, तब आते हैं, या उसके अलावा भी काउंसलिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट है और काउंसलिंग के लिए भी पेरेंट्स कंसर्न है अपने बच्चों के? अच्छा, इफ़ आई लुक बैक 2 years जब मैं उस टाइम प्रैक्टिस कर रही थी तो उस टाइम ऐसे था कि लोग इस चीज़ को बुरा मानते थे, एक स्टिग्मा था ना, स्टिग्मेटाइज कर दिया था कि नहीं आपने साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना, वो लोग जाते हैं, दोज आर मेंटली इल। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे अवेयरनेस कैंपेन्स हुई हैं, लोगों को अवेयर किया गया है और जो हम इंडिविजुअली भी लोगों के अंदर अवेयरनेस निकल आते हैं, नाउ आई एम हैप्पी टू सी दिस थिंग कि अब पेरेंट्स आर कंसर्न्ड कि वो अपने बच्चों को काउंसलिंग के लिए और थेरेपिस्ट के लिए लेके जाते, जस्ट rather than being dependent over the medications, because कभी कभार ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो आपके बात करने से 50-60% रिजॉल्व हो जाते हैं, कैथारसिस कहते हैं हम इसको अपने टर्मिनोलॉजी में, तो वो चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं। तो अब ये है कि पेरेंट्स डू कंसर्न अबाउट इट। पहले ऐसे नहीं था, पहले जब हम लोग इवन इन आवर एजुकेशन टाइम जब हम लोग अपनी स्टडी कर रहे थे तो उस टाइम हमें बड़ा एक लगता था, हम सोचते थे कि यार ये चीज़ें बड़ी मुश्किल हैं लोगों को फील करवाना, रियलाइज़ करवाना, इवन दो हम एंजाइटी को एक्सेप्ट नहीं करता है। पेरेंटिंग पे कौन चाहता है कि एक उंगली उठाने वाली बात है ना कि आपके अंदर प्रॉब्लम है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, वो ईगो का मसला बनाते हैं। नहीं, हमने तो भाई सब कुछ ठीक किया, हमारे में कोई यहाँ पर तो ज़्यादा से ज़्यादा यही बहस शुरू हो जाती थी। यहाँ तक मैंने बहस होते हुए देखी है, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? 4, मेरे 6 बच्चे हैं, ठीक है, तो मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो इस तरह की सिचुएशन भी जो है ना वो होती रहती थी। लेकिन एक और चीज़, अपने बच्चों की पर्सनालिटी को जब आप समझते हैं और आपको पता लगता है कि आपका एक बच्चा जो है वो खुद पसंद है,
तो आपको ये पता चलता है कि ये मेरा बच्चा है इंट्रोवर्ट, फिर आपको ये पता चलता है कि मेरा बच्चा जो है ना ये बहुत ज़्यादा सोशल है। माँ बाप बच्चों की पर्सनैलिटीज को चेंज करने की क्यों कोशिश करते हैं? यही भी तो उनको रियलाइज़ करवाने की ज़रूरत है कि इट्स नेचर को आई बिलीव कि छेड़ना नहीं चाहिए। हाँ। अगर कोई इंसान जैसे है, अगर तो उसको नुकसान नहीं है। पहली बात है कि आप यदि कोई भी बिहेवियर, कोई भी चीज़ आपके प्रैक्टिकल लाइफ को इम्पैक्ट नहीं कर रही है, आपको डैमेज नहीं कर रही है, आपकी मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट नहीं कर रही है, तो आई वांट से कि उसको चेंज करने की ज़रूरत है। हर की अपनी पर्सनालिटी होती है। कुछ लोगों को अकेला रहना पसंद है एक हद तक, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा सोशल होना पसंद है, कुछ लोगों को लाइक नहीं, ये वाला पॉइंट जो है वो ज़्यादा एम्फेसिस वाला है कि खुद पसंद है। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा कलीग या मेरा ये फलां ढमकान खुद पसंद है। मैं आपको इसमें एक चीज़ ऐड करने लगी हूँ कि कासिम अली शाह को मैं बड़ा फॉलो करती हूँ, उनकी वीडियोस वगैरह भी देखते हैं, आई रियली अडोर हिम। और उनकी एक बात अक्सर अपने पेशेंट को ये बात कहती है कि सेल्फ लव इज़ इम्पॉर्टेंट। तो खुद पसंदी कोई बुरी चीज़ नहीं है। अगर आपके अंदर सेल्फ लव नहीं है, देन हाउ कैन बी योर ओन फ्रेंड? अगर आपके अंदर सेल्फ लव नहीं है, देन हाउ कैन योर ओन सपोर्ट? आप किस तरह बन सकते हो? तो सेल्फ लव होगा तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। आप खुद की सपोर्ट बन सकते हो, खुद की स्ट्रेंथ बन सकते हो, और खुद को कभी किसी जगह पर गिरने नहीं दे सकते। तो खुद पसंदी होना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि सेल्फ लव होने में और सेल्फिश होने में से डिफरेंस। तो ये चीज़ भी आपकी जो एंडोर्स है, आपके पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं करते हैं। एंड दो आई ऑलवेज से कि योर पेरेंट्स आर ऑलवेज योर रोल मॉडल। वो जो करते हैं हम वो देखते हैं और हम उनको अनकॉन्शियसली अडेप्ट कर लेते हैं चीज़ों को, लर्निंग कर लेते हैं। हाइका, क्या ये चीज़ इफेक्ट करती है कि यूजुअली हम क्या करते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं वो कंपैरिजंस करना शुरू कर देते हैं, बताते हैं कि देखो तुम्हारा बड़ा भाई जो है वो इस तरह से है, तुम भी उस तरीके से बन जाओ। क्या ये चीज़ भी बच्चों के लिए वैलिड है कि आप एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करो? समहाउ इट्स अ गुड थिंग एज वेल कि आप जब थोड़ा सा उसको अप्रिशिएट करने के लिए बोलते हो, लेकिन अगर ये एक्सेसिव हो जाए तो कितनी नुकसानदेह हो सकती है? बहुत नुकसानदेह होती है। पेरेंट्स ये समझते हैं कि हम कंपैरिजन करें, हम बहुत अच्छा करें कि उसको एहसास होगा, और वो एहसास के बाद उसी रास्ते पे चलेगा जैसे बड़ा भाई चल रहा है। हालांकि आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, चीज़ें बदल गई हैं, जनरेशन गैप आ चुका है। इफ़ आई लुक बैक 2000 के पीछे हम जाएं तो उस टाइम के बच्चे वर डिफरेंट मेंटालिटी। 2010 के बाद जब से मोबाइल का एक बहुत ज़्यादा एक अरूज आया, उसके बाद बच्चों की मेंटालिटी डिफरेंट है। तो बच्चों को कंपेयर करना ये गलती है आजकल की। पहले पेरेंट्स डांटते थे तो लोग इसको बहुत पर्सनल लेके जाते थे और वाकई एहसास करते थे। इफ आई लुक एट माय पेरेंट्स, उनसे पूछा जाए तो वो यही कहते थे। लेकिन अगर अब डांटते हैं तो वो कहते हैं कि व्हाई यू सेड दिस थिंग टू मी, आप कौन होती है? तो इन ऐसे बच्चों को बड़े तरीके से डील करना चाहिए। तो आपने जो बात की कि कंपेयर करना, ये बहुत गलत चीज़ होती है, क्योंकि इससे ऐसे होता है कि अगला बंदा एहसास से कमतरी का शिकार हो जाता है, जो नहीं कर पाता कि उसके अंदर टैलेंट उतना नहीं है जितना, मतलब टैलेंट इन अ सेंस कि उसका वो टैलेंट नहीं, वो टेम्परामेंट नहीं है, शायद उसमें उसकी मैथमेटिक्स इतना अच्छा नहीं है, बट ही शी विल बी गुड इन आर्ट्स, ही शी विल बी गुड इन लाइक कॉन्फिडेंस, इन अदर टेक्नोलॉजी, कुछ किसी और में हो सकता है। तो ये तो आपके पेरेंट्स की स्किल्स होती हैं कि आप अपने बच्चे के अंदर आइडेंटिफाई करें, यार इसके अंदर क्या टैलेंट है, कुछ तो है, एंड देयर इज ऑलवेज अ टैलेंट इन अ चाइल्ड, आई बिलीव। लेकिन सिर्फ उसको सही टाइम पे आप उसको लाइक परख लो, हम ये कहते हैं परखना चाहिए उसको। तो अगर उसको परख लोगे तो बच्चे की जिंदगी बन जाती है। डेफिनेटली, बिल्कुल। वेल, थैंक यू सो मच हाइका फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई नो कि ना मेरे बच्चे हैं ना इनके बच्चे हैं, आपका पता नहीं है, ठीक है, लेकिन कौम के सारे बच्चों को जो है अपने बच्चे समझ के हम ये जिम्मेदारी अरसे दराज से निभा रहे हैं और आगे भी निभाते रहेंगे। अभी वक्त हुआ है न्यूज़ ब्रेक का, हमारे साथ रहे। एक बार फिर सुबह पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद। और कहते हैं आर्ट हैज़ नो बाउंड्रीज, और मेरे ख्याल से ये इसलिए कहा जाता है कि आर्ट इतनी वास्ट होती है कि इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। हर किस्म का की चीज़ जो है वो आप आर्ट में कंसिडर कर सकते हैं, चाहे वो रंगों से बनी हो या मुख्तलिफ चीज़ों से बनी हो, और बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल भी हो सकती हैं। कोई भी तरीके से जो है वो आप आर्ट को कर सकते हैं। लेकिन आज हम जिन से मिलवाने वाले हैं आपको बहुत ही मुनफरद आर्टिस्ट हैं। सो मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान में जिस तरीके से हमारे पास नेशनल यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, उसी तरीके से आर्ट्स की दुनिया में हमारी नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स जो है, ठीक है, पाकिस्तान का एक ऐसा इदारा है जो बहुत कुछ पाकिस्तान को आर्ट में अरसे दराज से देता हुआ आ रहा है। तो आज जिनसे हम आपको मिलवाने हैं वो वहाँ पर एज ए टीचर भी जो है वो अपने फ़राइज़ से अंजाम दे रहे हैं, वहीं के स्टूडेंट हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत अच्छी चीज़ ये कि स्कल्पचर आर्टिस्ट और विजुअल आर्टिस्ट हैं,
और पिछले तकरीबन 12-13 साल से ज़ायद अरसा हो गया इनको आर्ट में, और इनके इतने खूबसूरत फ़न आ रहे हैं कि उसमें जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये शाहकार जो है ना, इस पर कितनी मेहनत लगी होगी और ये किस जहन के साथ इसको बनाया होगा, वो आज हम जानेंगे और पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वही शख्सियत जो आर्टिस्ट हैं, विजुअल आर्टिस्ट हैं, स्कल्पचर आर्टिस्ट हैं, जनाब नज़ीर अहमद साहब, और इनका जो नेम एज एन आर्टिस्ट चल रहा है वो है नज़ीर हुंजाई के नाम से। सो अस्सलाम वालेकुम नज़ीर भाई, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। खैरियत से आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच, मुझे आपने मौका दिया यहाँ पर। सो नज़ीर साहब, तकरीबन 2008 से ऑनवर्ड जो है ये आपकी सफ़र जो है शुरू हुआ हुआ है आर्ट से, इसी तरह? जी बिल्कुल, 2008 से NCA ग्रेजुएशन के बाद वहाँ से फिर स्टार्ट हुआ। ओके, सो एज एन विजुअल आर्टिस्ट क्या आपने एवोल्यूशन देखी है? क्योंकि पाकिस्तान में ये विजुअल आर्ट और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट इंट्रोड्यूस हुए हुए नॉर्मली लोगों को पता ही पिछले 4-5 सालों में चला है, लेकिन उससे पहले आप लोग जो काम कर रहे थे, तो ये एवोल्यूशन पीरियड को ज़रा डिफाइन करें, कैसा लगा आपको? मेरे ख्याल में काफ़ी पहले से ये होता आ रहा है, लेकिन उस तरह शायद लोगों को भी नहीं पता हुआ। और अब क्योंकि सोशल मीडिया और इसकी वजह से काफ़ी मुख्तलिफ आर्ट के फॉर्म्स हैं जो कि अब ज़्यादा बेहतर समझ, क्योंकि पहले मेरे ख्याल में सिर्फ पेंटिंग की हद तक ज़्यादा से ज़्यादा शायद नॉलेज होती थी, लेकिन अभी काफ़ी चेंज हो चुका है और बहुत ज़्यादा कुछ नए मटेरियल्स भी आ गए, जिसकी वजह से भी काफ़ी जो है ना उसके अंदर एक खुली एक स्पेस मिल गई आर्टिस्ट को मज़ीद काम करने के लिए। एग्जैक्टली अच्छा, ये जो आपके मॉडल्स दिखा रहे हैं हम इस वक्त, ये आपकी एक एग्जीबिशन थी जो अभी हम ऑफ द रिकॉर्ड भी जिक्र कर रहे थे। आपके इंट्रो में भी ये चीज़ मेंशन है कि अगर इंसान ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी के करीब होता जाएगा तो एट द एंड उसके क्या रिजल्ट निकल सकते हैं, कि टेक्नोलॉजी एक नेचर और मैन मेड जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मिल जाएंगे तो वो क्या होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है क्या, और इसके ऊपर ये एग्जीबिशन क्या थी? बेसिकली मेरा तकरीबन जितना भी काम है वो नेचर और मेन मेड जो चीज़ें हैं, जिसको मैं ज़्यादातर इंडस्ट्रियल एलिमेंट्स भी लाइक कैमरा, हाँ कैमरा हो गया या कोई भी जो मशीनी जो चीज़ें हैं, ठीक है, तो वो उनका और नेचुरल चीज़ों का अरसे से हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हुए आ रहे हैं। हम घर में रहते हैं, हर एक चीज़ के साथ हमारा उठना बैठना, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता होगा हमारी बॉडी पे भी, और किस तरह से हम आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व करने वाले हैं कुछ अरसे के अंदर। वो अरसा बहुत लंबा भी हो सकता है। और जिस तरह इसमें कुछ पीसेस थे जिसमें मैंने कुछ फॉसिल्स ऐसे दिखाए थे कि हम कितने लाखों सालों बाद हमारे जो रिमेन्स बचेंगे, उससे उस टाइम के लोग क्या हमें जज करेंगे कि ये क्या हो रहा था उस टाइम पे। तो एक इसमें मेरा पीस था जिसमें एक फॉसिल बना हुआ, जिसमें मैंने अपने इर्द गिर्द की सारी चीज़ें जो थी, मसलन एक चश्मे का जो साइड वाला हैंडल होता है वो, और 2-4 एलिमेंट्स, चाबियाँ, उनसे एक ऐसा प्रिंट बनाया था कि जो वो लगता था कि कोई जानवर के रिमेन्स हैं। हालांकि उसको आप जब क्लोजली देखते हैं तो वो कोई हड्डियाँ कुछ भी नहीं थी, वो सिर्फ जो है ना कुछ इंडस्ट्रियल एलिमेंट्स थे, कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स थे। जिस तरह हम आज बैठे बोलते हैं कि एक वक्त में इंसान बंदर थे, ठीक है, तो इसी तरीके से आने वाले बोलेंगे हम आगे क्या फॉसिल्स छोड़ने वाले हैं। और फिर कुछ इस तरह की चीज़ें थी कि कुछ क्या विजुअल्स हमें नज़र आएंगे कुछ टाइम के बाद। ये आपका एक इंसान का विजुअल आता है जो लेटा हुआ है ज़मीन पे, और बैक साइड से जो है ना उसकी टेल प्रॉपर निकली हुई है। अच्छा, ये कुछ टाइम पुराना मेरा काम है, मेरे ख्याल में 2014-15 का है ये। और उस टाइम पे मैंने अभी एक चीज़ रियलाइज़ की थी कि ह्यूमन बॉडी जो है ना हमारी एक ऑर्गेनिक फॉर्म में है, और जितने भी नेचुरल एलिमेंट्स हैं मैक्सिमम वो जो है एक ऑर्गेनिक फॉर्म है। तो मेरे लिए नेचर को मैंने डिपिक्ट किया था एक ऑर्गेनिक फॉर्म्स के साथ, कर्व्स के साथ, और जो मेन मेड चीज़ें उनको मैं स्ट्रेट लाइंस और पॉइंटी शार्प एजेस के साथ दिखाता था। और उसकी इंस्पिरेशन मेरी अपनी आदतों से भी थी कि मुझे वैसे ही मुझे स्ट्रेट लाइंस और पॉइंटी चीज़ें, मुझे लगता था कि ये हमारे टाइप की नहीं है, मेरी बॉडी ऐसी नहीं है, लेकिन मेरा घर वैसा है। मेरे घर में एक स्ट्रेट लाइंस हैं और
हर चीज़ ओके, स्क्वायरिश बिल्कुल, उसमें ये है। एक आर्टिस्ट की सोच हो सकती है, बिल्कुल। तो असल में तो- उसमें हो ये रहा है कि वो फिगर जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफॉर्म हो रहा है ऊपर की तरफ, हाँ, और जाके और वो पॉइंटेड एक- हो गया। हाँ वो ब्लॉक्स में शेप Yes. में चेंज होते होते एक वो पॉइंटी चीज़ तक वो पहुंच चुका है। नज़ीर, तो ये ये बताइएगा कि आर्ट का इस्तेमाल जो है वो कितना ज़रूरी है और लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाने के लिए स्पेसिफिकली, जैसे आपने थोड़ी देर पहले बात की कि टेक्नोलॉजी और ये जितनी भी चीज़ें हैं, इंडस्ट्रियल चीज़ें हैं, उनको अगर आपने ह्यूमन के साथ जो है वो जंबल अप कर दिया है या मिक्सअप कर दिया है, तो इसी तरह के मैसेजेस देने के लिए आर्ट का इस्तेमाल कितना ज़रूरी है? मेरे ख्याल में आर्ट एक ऐसी फॉर्म है कि आप कोई एक मैसेज देना चाह रहे हैं लेकिन आप उसको कितने इंटरेस्टिंग तरीके से लोगों को आप बता सकते हैं। तो मेरे ख्याल में मैसेज हर कोई दे सकता है। कुछ अगर कोई अच्छा लिखने वाला है वो एक कॉलम लिख लेगा, या कोई शायर है तो वो अच्छी शायरी करके एक मैसेज पास करता है। तो एज अ आर्टिस्ट फिर हमारे पास एक ही टूल होता है कि हम उसको विजुअली कितना अपीलिंग करते हैं या कितना उसको मुख्तलिफ करते हैं कि लोगों को थोड़ा सा उस पर सोचने का भी मौका मिलता है, और फिर हम एक उनको मैसेज भी कन्वे कर रहे होते हैं। ओके, ऑलराइट। ये जो आपके कुछ स्कल्पचर हैं जो हम लोगों ने देखे आपकी प्रोफाइल के ऊपर भी, जिसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और हिज हाइनेस प्रिंस करीम आगा खान का भी जी। था, तो कितना वक्त दरकार होता है आपको? एक ख़ास तौर पर कायद आज़म का तो पूरे फुल स्ट्रक्चर है, सो वो कितने वक्त में आपको दरकार? वो मैंने तकरीबन 1.5 महीने में उसे कंप्लीट किया था। जो है वो जो कायद हाँ। आज़म वाला था वो लाइफ साइज स्कल्पचर था, और वो कमीशन कोई प्रोजेक्ट था जिस पे मैंने काम किया था। तो महीने से लेके 1-1.5 महीना जो है ना, 1.5 महीना, लेकिन उसमें ये होता है कि आपके आर्ट्स अच्छे खासे होते हैं तो आपको बस लगे रहना पड़ता है। डेफिनेटली लगे रहना अगर- पड़ता है। अच्छा, नज़ीर, इसके अलावा ये भी ऐड ऑन कीजिएगा, जिस तरह से आपने कहा कि आप स्कल्पचर्स बनाते हैं डिफरेंट टाइप्स के, आप कौन कौन सी और चीज़ों के ऊपर भी जो है वो काम करते हैं? कौन कौन से और एलिमेंट्स जो हैं इसमें शामिल हैं? स्कल्पचर के अलावा मेरा जो एक और इंटरेस्ट है वो ज्वेलरी की तरफ ज़्यादा है, और मैं शुरू से अपनी ज्वेलरी ख़ुद बना के पहनता भी था काफ़ी अरसे तक, तो वहीं से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ था। ज्वेलरी डिज़ाइन की तरफ भी है, साथ प्रोडक्ट डिज़ाइन में भी मुझे इंटरेस्ट है, फर्नीचर डिज़ाइन में भी। और क्योंकि स्कल्पचर ऐसा आर्ट फॉर्म है कि उसमें 3D है, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा स्कल्प्टर जो है ना इस तरह के 2-4 और चीज़ों में भी मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। डेफिनेटली। और जिस तरीके से आप कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत काम आप कर रहे हैं। आप इस वक्त जो स्टूडेंट्स को क्लासेस दे रहे हैं, सो सिर्फ और सिर्फ एनसीए के स्टूडेंट्स को ही क्लासेस दे रही हैं, इसके अलावा भी कुछ आपका है? इसके अलावा मेरी नस्ट में एक ड्राइंग की क्लास होती है, ओके, और वो साल में एक सेमेस्टर होता है। उसके अलावा एनसीए में एक ड्राइंग की क्लास है और एक स्कल्पचर की क्लास है मेरे पास। ठीक है। और लोग जो बच्चे आ रहे हैं, जो इंटरेस्ट लेकर आ रहे हैं, उनका इंटरेस्ट ये स्कल्पचर और विजुअल आर्ट को लेकर क्या है? लाइक उनकी जहन साजी किस तरीके से हुई? क्योंकि कुछ लोग जब जाते हैं ना सीए के लिए, तो उनका इंटरेस्ट सीए ना भी हो तो एक अप्रोच होती है पैसा, लेकिन आर्टिस्ट जो होता है ना उसके लिए आर्ट एक मुनफरिद चीज़ होती है। तो जो आपके पास बच्चे आ रहे हैं वो आर्टिस्ट हैं या उनकी अप्रोच कुछ और है? अब मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, उनका तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक वक्त ऐसा होता था कि जब आपको आपके शौक़ पे डिपेंड करता था। और जब मैंने अभी मैट्रिक किया था और मुझे जब पता चला कि फ़ाइन आर्ट्स या जो मैं छोटी मोटी चीज़ें बनाता रहता था इसमें प्रॉपर बैचलर्स होता है और ये पढ़ाया जाता है और यूनिवर्सिटी है प्रॉपर, तो मैं बहुत खुश हुआ था। वरना उससे पहले मुझे लगता था कि शायद मैं किसी और जगह फिट नहीं आ सकूँगा। और किसी ने तो मुझे ये भी कहा था कि इंटर में आप आईकॉम कर लें, ये बड़ा आसान सब्जेक्ट है और आप उसको इजीली क्लियर कर लेंगे। मैंने बड़ी मुश्किल से वो क्लियर करके एनसीए में मैं दाखिला लिया। और फिर मुझे हुआ कि चलो एक ऐसा फील्ड है कि जिसको मैं अपना प्रोफेशन बना सकता हूँ। और फिर मैं अपने आप को लकी भी कहता हूँ इस मामले में कि मेरा जो प्रोफेशन है वही मेरी जो है ना, एक मेरा जो पैशन था वही एक तरह से मेरा प्रोफेशन भी बन गया। तो नज़ीर, आप 2 किस्म की जो है वो आर्ट सिखा रहे हैं, जिस तरह से आपने कहा कि आप स्केचिंग वगैरह सिखाते हैं, सेकेंडली आपने कहा कि स्कल्पचर आर्ट और ये सारी चीज़ें, इन दोनों में कितना जो है ना वक्त दरकार होता है अगर आप स्केचिंग वगैरह सीखना चाहते हैं या फिर आप दूसरी फॉर्म जो है वो सीखना चाहते हैं, और दोनों को सीखने के लिए क्या टेक्निक्स? बेसिक ड्राइंग मैं उनको सिखाता हूँ 2nd ईयर और 1st ईयर यहाँ पे नस्ट में। तो वो ड्राइंग वो होती है कि जिसमें आपने एक इनिशियल जो चीज़
3D स्कल्पचर में भी लेके जाने से पहले आपके दिमाग में एक जो स्केच होगा वो आपको 2D करना पड़ेगा। तो उसके लिए ड्राइंग का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके दिमाग में एक आइडिया जब क्लिक करता है तो वो एक ऐसे उसमें होता है कि आप किसी और को बताने के लिए ज़ाहिरा आपको उसको बना के दिखाना पड़ता है। तो ड्राइंग जब तक एक अच्छी ड्राइंग ना हो तो मेरे ख्याल में वो एक बेहतर स्कल्पचर की तरफ जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तो नज़ीर साहब, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि आपका ज़्यादातर काम जो है वो है स्कल्पचर और यानी कि मिट्टी और कंक्रीट से रिलेटेड, इसी तरह जी। लेकिन दूसरी तरफ आपके जो मॉडल्स में देख रहा हूँ ना, उनकी कुछ रेलिवेंसी बनती है। पाकिस्तान के एक और बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं गुलजी साहब के बेटे अमीन गुलजी। उनका, लेकिन उनका वे जो है और उनका जिस तरीके से ये प्रेसिडेंट हाउस के बाहर भी उनकी लगी हुई हैं चीज़ें, वो ज़्यादातर लोहे से और आयरन से, इन चीज़ों से बनाते हैं जी। तो कहीं ना कहीं आपके काम में एब्स्ट्रैक्ट आर्ट भी आती है। अमीन गुलजी साहब का काम तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल abstract। बिल्कुल मेटल में है। यस, बिल्कुल और मेटल में। मैंने और आपका मेटल कंक्रीट में है। लेकिन मेरा मॉडल्स मिक्स है। मेरे इसमें काम में मटेरियल मैंने कभी वो नहीं किया कि मैं इसी में ही करूं, या और मुझे पर्सनली जो है ना एक्सपेरिमेंटेशंस का बहुत ज़्यादा शौक़ था शुरू से, कॉलेज टाइम से ही, कि मैं कोई ना कोई एक एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था मटेरियल्स के आपस में, क्ले उठा के उसके साथ मिला दिया, उसको इसके साथ मिला दिया। तो मीडियम और मटेरियल पे मैंने कहीं वो नहीं किया कि मैं एक चीज़ पे रहूं। हाँ, बाउंड नहीं रखा मैंने अपना। और ज्वेलरी में आपको लोग ऑर्डर्स दे सकते हैं? ज्वेलरी का मेरा एक पेज भी है, मैं और मेरी वाइफ भी जो है ना वो आर्टिस्ट ही है माशाल्लाह। तो हम फिर ये करते हैं कि मैं ज्वेलरी बना रहा था, वो पेंट करती है उनके ऊपर, और इस तरह हमारा एक छोटा सा पेज भी है जिसके थ्रू हम अपनी ज्वेलरीज, और उसमें सिर्फ ज्वेलरी भी नहीं है, उसमें काफ़ी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स भी हैं। ओके। तो वो एक अलग साइड चल रही साथ। बहुत शुक्रिया नज़ीर अहमद साहब आपका वक्त निकालने के लिए, और बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। वी होप कि ये पाकिस्तान में आर्ट इस तरीके से आगे बढ़ती रहेगी। और नज़ीर.हुंजाई इंस्टाग्राम पे पेज है, वहाँ पर आप जाके ये चीज़ें हासिल भी कर सकते हैं अगर आप लोगों ने लेनी है। वापस आएंगे और अब जिक्र करेंगे एक ऐसे हमारे जो है पाकिस्तान के शख्सियत का जो इंटरनेशनली पाकिस्तान का ना सिर्फ नाम रोशन कर रही है बल्कि दुनिया के लिए एक लार्जेस्ट स्पेक्ट्रम पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। वो एक साइंसदान है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, और वो एक ऐसी टीम का हिस्सा है जिन्होंने कुछ नई दरियाफ्त की है। और इस दरियाफ्त के बारे में हमने पिछले हफ्ते एक खबर भी शामिल की थी, तो अगर आपको याद हो तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा हिंट मिल गया होगा आपको, और उनसे हम जो है वो ब्रेक के बाद मिलवाते हैं आपको, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले हमने थोड़ा सा टीजर भी आपको दे दिया, थोड़ा सा बता भी दिया कि किन से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। ऑफ कोर्स पाकिस्तान का परचम जो है वो हर जगह लहराता है, हम हर दिन ये बात करते हैं, बहुत सारी नई चीज़ें भी होती हैं, लेकिन आज की जो नई चीज़ है वो बहुत ही मुख्तलिफ है। या डेफिनेटली, और वो क्या है ये हम लोगों ने आपसे खबर शेयर की थी। अब आपने गौर से सुनना है क्योंकि टर्मिनोलॉजीज बड़ी ना डिफिकल्ट हैं। सो निज़ाम शमसी में जो हमारी हयात है उनके लिए एक ज़रूरी अंसर दरियाफ्त किया गया। अब कायनात में किसी ज़िंदगी के आसार की तलाश करने वाली ये जो टीम है उसी के मेंबर हैं हमारे पाकिस्तानी साइंसदान, जिन्होंने सैयारा ज़हल जो है उसके बर्फीले चांद एनसेंडलिस जो है उस पर फॉस्फोरस जो है वो दरियाफ्त किया। अब ये हयात के लिए इंतहाई ज़रूरी कहा जाता है, लेकिन कैसे है ये, कैसे हासिल होगा, डायरेक्टली इसका हमें क्या फ़ायदा है, या वो ज़िंदगी जो बढ़ाने का एक कॉन्सेप्ट है कि हम लोग हमारे जो अर्थ प्लैनेट है यहाँ से निकल के कहीं और पर भी ज़िंदगी बसा सकें, जिस तरह चांद पर प्लॉट भी फ़रोख्त हो रहे हैं, तो उसकी बात है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली दरियाफ्त है क्या। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर नौज़ेर ख्वाजा साहब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक के ज़रिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन सर। ये हमने खबर तकरीबन 1-1.5 हफ्ते पहले शेयर की थी अपने नाजरीन से, काफ़ी इस पर अच्छी अपडेट आई थी, लेकिन कि चूँकि हमारा सब्जेक्ट नहीं है, पढ़ने की कोशिश भी की तब भी हमें कोई इतनी ख़ास समझ नहीं आई। तो डॉक्टर साहब हमें समझाइएगा कि ये एक्चुअली क्या आंसर दरियाफ्त हुआ है।
बहुत शुक्रिया पहले तो इनवाइट करने का। रियली अप्रिशिएट कि आप इस डिफ़िकल्ट साइंस को पाकिस्तानी ऑडियंस तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक इस डिस्कवरी का ताल्लुक है, तो ये डिस्कवरी एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम फास्फोरस कहते हैं, और ये फास्फोरस हमें मिला है हमारे सोलर सिस्टम के, निज़ाम शमसी के बहुत बाहर वाले सैयारे को, जिसको हम इंग्लिश में सैटर्न, उर्दू में ज़ुहल कहते हैं। उसका एक मून है और उसका नाम है एनसेलाडस। उस मून की ऊपर वाली जो सरफेस है वो तो बर्फ से ढकी हुई है, ओके। क्योंकि टेम्परेचर बहुत कोल्ड हैं। लेकिन उसकी सरफेस के नीचे हमें लिक्विड वाटर ओशंस मिले हैं, और उन लिक्विड वाटर ओशंस के अंदर से ये फास्फोरस एलिमेंट हमें मिला है, जो हमारे स्पेस क्राफ्ट ने डिस्कवर किया है। तो इसकी इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, और दिस इज वन ऑफ द इंडिकेशन हमारी लाइफ के लिए। वाह। सो डॉक्टर साहब, ये हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है, आपने कह दिया, हमने मान लिया, लेकिन ये किस तरह ज़रूरी है ये आप समझाइए। देखिए, हमारी पूरी कायनात के अंदर अभी तक जो हमारी लाइफ है वो जमीन पर ही है। इसलिए जब कभी हमने लाइफ को ढूंढना है जमीन के अलावा, तो हमें हमेशा कंपेयर करना होता है, जो कुछ भी हमें मिले, कि उसको कंपेयर करें जमीन पर बसने वाली जिंदगी से। तो जमीन पर जो बसने वाली जिंदगी है, ये बात आपके नाजरीन के लिए है कि वो बेसिकली 6 अनासर के ऊपर कंसिस्ट करती है, 6 एलिमेंट्स के ऊपर, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फास्फोरस एंड सल्फर। फास्फोरस सबसे अहमियत का हामिल है। क्यों? इसलिए कि ये हमारे डीएनए का पार्ट है। हमारे डीएनए की जो फॉर्मेशन है, हमारे जो सेल की फॉर्मेशन है, उसका ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसलिए इसका वहां पे मिलना डेफिनेटली कुछ इंडिकेट कर रहा है हमें। ओके, सो इंडिकेशंस जो हैं वो क्या हैं? क्या कुछ ऐसी इंडिकेशन है कि वहाँ पर कोई और लाइफ जो थी वो चल रही थी पहले, जिस तरीके से ज़मीन पर भी अरसा दराज से हज़ारों साल पहले लाइफ थी, या ये इंडिकेशन है कि वहाँ पर लाइफ जो है वो बसाई जा सकती है? ये तो ऑब्वियसली एक प्रिडिक्शन है कि हम लोग यहाँ से मूव करके और सैयारों पर इसी की तो खोज चल रही, लेकिन क्या ये भी पॉसिबिलिटी है कि हज़ारों साल या लाखों साल पहले वहाँ पर कोई लाइफ एग्जिस्ट करती थी? देखिए, लाइफ को देखने के लिए जो पर्सपेक्टिव हमारे सामने रहना चाहिए, वो ये रहना चाहिए कि हमारा जो टेम्परेचर है वो बहुत ऑप्टिमम होना चाहिए, जो हमारी बॉडी को या इंसानी जिंदगी को बियरेबल हो। तो वहां पे जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे टेम्परेचर्स इतने कोल्ड हैं कि अभी तक की जो टेक्नोलॉजी है उसके मुताबिक हम वहां पे सरवाइव तो नहीं कर सकते हैं सरफेस के ऊपर। लेकिन एक थ्योरी है जिसके बारे में कहा जाता है कि लाइफ एक ही वक्त में यूनिवर्स में मुख्तलिफ जगहों पर प्रोड्यूस की गई, जिसमें से एक जमीन है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसकी सरफेस के नीचे जो लिक्विड वाटर है, हमारी साइंस में एक मंत्रा हम उसको बोलते हैं कि वेयर देयर इज वाटर देयर इज लाइफ। तो वहां पे लिक्विड वाटर का मिलना, इसका मतलब यह है कि एन मुमकिन है कि प्रीबायोटिक लाइफ या ऐसी लाइफ, ऐसे इंग्रेडिएंट जहां से लाइफ शुरू हो सके, या ऑलरेडी लाइफ इज देयर और हम उसके इंग्रेडिएंट जो हैं वो डिस्कवर कर रहे हैं। तो इट मींस कि हमारी ये थ्योरी प्रूफ हो सकती है कि लाइफ एक ही वक्त में यूनिवर्स में मुख्तलिफ जगहों पर स्प्रेड की गई थी। बिल्कुल ठीक आपने कहा। सर ये भी बताइएगा कि इस एलिमेंट को डिस्कवर करना कितना मुश्किल टास्क था, क्योंकि हम तो यूजुअली सुनते रहे हैं कि साइंटिस्ट को जो है वो मार्स तक की एक्सेस हासिल है, मून तक वो जाते रहे, चांद तक वो जाते रहे, लेकिन सैटर्न का नाम पहली बार आया और बड़ा डिफरेंट भी था ये ऑफ कोर्स टास्क। तो इसको करने में कितना टाइम दरकार रहा और कितना मुश्किल था ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है, और आई थिंक आपके नाज़रीन के लिए ये बहुत ज़रूरी है इसको समझना कि ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हम अब तक मार्स के ऊपर ही तवज्जो कर रहे थे। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि मार्स हमारे नेबर में आता है। तो हम ये सोचते हैं कि अगर ज़मीन पर जिंदगी है तो ऐन मुमकिन है कि मार्स पे या तो जिंदगी थी या जिंदगी के कुछ आसार वहां पे हमें मिल सकते हैं। लेकिन अब पैराडाइम शिफ्ट हो गया, मींस दैट कि तकरीबन 25 से 30 साल पहले जब स्पेस मिशंस नासा ने और यूरोप ने आउटर सोलर सिस्टम को भेजे, तो वहां पे तो हम ये समझते थे कि लाइफ के पर्सपेक्टिव में वो एरिया कंप्लीटली डेड है, क्योंकि टेम्परेचर्स बहुत कोल्ड हैं। लेकिन हमारा एक स्पेस मिशन था जिसका नाम था कैसिनी-हुइगन स्पेस मिशन, वो 1997 में लॉन्च किया गया, 2004 में वो वहां पर पहुंचा, और उसके बाद से मुसलसल 2017 तक
वो उस सिस्टम की इन्वेस्टिगेशन करता रहा। और सबसे हैरत अंगेज डिस्कवरी जो हमारी स्पेस एक्सप्लोरेशन में आप कह सकते हैं सोलर सिस्टम में थी, वो उस मून की सतह के नीचे समंदरों की डिस्कवरी थी। तो दैट वाज क्वाइट डिफिकल्ट टास्क, बट फाइनली आवर इंस्ट्रूमेंट वाज एबल के उसने वो जो समंदरों से जो मटेरियल निकल रहा है उसके साउथ पोल से, उस मून के, वो स्पेसक्राफ्ट वहां से गुजरते हुए उसने उस मटेरियल को कैच किया और उसके बाद स्पेस में एक्सपेरिमेंट किया एंड देन सेंड अस द डाटा व्हिच वी इवैल्यूएटेड। ओके, वंडरफुल सर। सर ये भी बताइएगा कि अब जो है वो नेक्स्ट, ऑब्वियसली ये एक्सप्लोरेशन ने मज़ीद एक्साइटमेंट जो है वो पैदा कर दी है पूरी दुनिया के अंदर भी, और आप लोगों की टीम तो ऑब्वियसली मज़ीद जो है वो एनर्जेटिक हो के इस पर मज़ीद अब जो है ना वो काम करना शुरू होगी। तो क्या अब नेक्स्ट मिशन या क्या एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो अब हैं आप लोगों की इस मिशन से रिलेटेड? देखिए, मैं आपको ये खबर देता चलूं इस हवाले से साइंस की दुनिया से, वो ये है कि इस वक्त ये मून जो है ये टॉप ऑफ द लिस्ट है स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए, जहां पर भी हमने लाइफ को ढूंढना है। तो इसका मतलब है कि इस वक्त बहुत इंटेंस प्लानिंग्स चल रही हैं और हम बहुत ज्यादा स्पेस मिशंस जो कि बहुत एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हो सकते हैं उसको हम प्रपोज कर रहे हैं। और इसके बगैर रहा नहीं जा सकता कि हम वहां पे एक बहुत बड़ा स्पेस मिशन अगले 10 सालों के अंदर, क्योंकि उसकी प्रेपरेशन चाहिए होती है, तो अगले 10 सालों के अंदर अंदर वो स्पेस मिशन या 15 साल तक हम वहां पे लैंड करें उस मून के ऊपर और उसके समंदरों के अंदर हम डाइव करें और डाइव करके हम देखें थ्रू आवर इंस्ट्रूमेंट्स कि वहां पे लाइफ का जो हम सोचते हैं हो सकती है उसको वेरीफाई करें। तो दिस इज द नेक्स्ट लेवल प्लान। और ये नो डाउट ये सुन के इतना नेक्स्ट लेवल लग रहा है कि यहाँ से एक और प्लैनेट के मून पे ट्रैवल करना और वहाँ पर भी उनके समंदर की गहराइयों में जाना। सो सर ये इट्स अमेजिंग माशाल्लाह। सो ये जो अभी तक ज़िंदगी की एक्सप्लोरेशन चल रही है, ये सर सैटर्न के अलावा, चूँकि पहले भी मार्स का जिक्र हो रहा था, तो ज़िंदगी के आसार कहीं पर मिले भी हैं? देखिए, एक बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि पूरी बहुत बड़ी कायनात है। इतनी बड़ी कायनात के अंदर हमारी जो जमीन है वो एक बहुत गैर अहम मकाम के ऊपर है, और उस जमीन के ऊपर सिर्फ जिंदगी का होना बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे पूरी कायनात का ज़िया है, पूरी कायनात का वेस्टेजेस है। तो हमारा हाइपोथेसिस ये है कि देयर आर सिविलाइजेशंस, देयर माइट बी अ माइक्रोबियल लाइफ जो कि स्प्रेड हो चुकी है उस वक्त जब ये कायनात बनी थी, और हमें सिर्फ उसको एक्सप्लोर करना है। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन हमेशा बहुत बहुत अरसा पहले एडवांसमेंट में उसकी प्लानिंग होती है। तो जो इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए थे अभी तक वो बहुत ओल्ड थे, वो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी से थे। अब जो टेक्नोलॉजी हम इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं उसमें हम बड़े क्लियरली हम सिग्नेचर्स देख सकते हैं लाइफ के, अगर लाइफ वहां पर है तो इट मींस कि वी आर क्वाइट होपफुल कि अगले 20 to 30 इयर्स के अंदर हम इस चीज का पता चला लेंगे, इस हाइपोथेसिस का कि हमारे अलावा लाइफ मौजूद है या नहीं है। और ये आपको बताता चलूं कि नेक्स्ट ईयर अमेरिकन स्पेस एजेंसी, जिसको हम नासा कहते हैं, उसका एक बहुत बड़ा स्पेस मिशन इस मकसद के लिए सैटर्न प्लैनेट से एक प्लैनेट पहले है जिसको हम जुपिटर, यस, जुपिटर की तरफ रवाना हो जाएगा। बहुत बड़े समंदर मौजूद। ठीक है, मेरे ख्याल है डॉक्टर साहब से जो है ना वो राब्ता थोड़ा थोड़ा हमारा कट रहा है क्योंकि इंटरनेशनली कॉल यहाँ पर मौजूद है। सो पास एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी है और ब्रेकिंग न्यूज़ हम आपको देंगे थोड़ा सा आगे बढ़ के, लेकिन अभी तक की जो खबरें आ रही थी, और डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आप तक आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आप जिक्र कर रहे थे यही ज़िंदगी का और ज़िंदगी के असरात मिलने का और नासा की एक्सप्लोरेशंस का। सर इसके अलावा मुख्तलिफ क्या प्लान है, और अभी जिक्र करने लगे थे आप जुपिटर के हवाले से। जी, जुपिटर का एक मून है जिसका नाम है यूरोपा। तो नेक्स्ट ईयर नासा जो है उसके ऊपर एक स्पेस मिशन भेज रहा है, और आई एम प्रोफेशनल अ फ्यू नॉमिनेटेड प्रोफेशनल एफिलिएट जो उनको वहां पर एक इंस्ट्रूमेंट के हवाले से जिसने ये लाइफ ढूंढने का काम करना है उस पर एडवाइस करते हैं। एक तो वो बहुत एम्बिशियस मिशन है
जो कि नेक्स्ट ईयर लॉन्च हो रहा है, और तकरीबन 2030 तक वो वहां पर पहुंचेगा और उसके समंदरों का जायजा लेगा। एक और मिशन है जो जापानीज स्पेस मिशन है, जो अगेन नेक्स्ट ईयर लॉन्च हो रहा है, और मैं उसमें एक वन ऑफ द को इन्वेस्टिगेटर हूं एक इंस्ट्रूमेंट पे। और वो इंस्ट्रूमेंट भी ये काम करेगा कि जो पत्थर की चट्टानें हैं जो हमारे जमीन के इर्द गिर्द घूम रही हैं, उन चट्टानों को, जिसको हम एस्टेरॉयड कहते हैं, उनसे निकलने वाले जर्रात का जायजा लेगा, क्योंकि कहा यह जाता है साइंटिफिकली कि वो जर्रात हमारी जमीन के ऊपर आए थे लाइफ के बेसिक इंग्रेडिएंट लेकर। तो हम इसका पता चलाएंगे कि ये हाइपोथेसिस कहाँ तक ट्रू है। तो ये एफर्ट्स, ऑल दीज एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू फाइंड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ, मींस लाइफ बियॉन्ड अर्थ। सर ये बताइएगा, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि आपके जो आगे मिशंस आने वाले हैं वो यूजुअली जो हैं वो मतलब जो एक्सपेक्टेड हैं वो नेक्स्ट ईयर में ही सारे होने वाले हैं। अब ये भी ऐड ऑन कर दीजिएगा कि इनको कितना टाइम लगेगा फुलफिल होने में, या कितनी एफर्ट रिक्वायर्ड है इन सारे मिशंस को पूरा करने में? देखिए, ऑलमोस्ट 10 इयर्स की टाइम फ्रेम इन जनरल प्रपोज की जाती है सोलर सिस्टम के अंदर, निज़ाम शमसी के अंदर जो स्पेस मिशन लॉन्च किए जाते हैं। जब वो अनाउंस होते हैं वहां से लेकर उनकी लॉन्च तक अबाउट 10 इयर्स, क्योंकि हमें इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप करने होते हैं, हमें एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, एंड देन इट डिपेंड्स कि आपने सोलर सिस्टम में जाना कहाँ पर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जुपिटर में या सैटर्न की तरफ अगर आपने जाना है तो ऑलमोस्ट 7 to 10 इयर्स लगते हैं फिर ट्रेवल करने के लिए। तो इट मींस कि आपको कोई खबर पहुंचे, तकरीबन ये 20 साल का अरसा लगता है। फॉर एग्जाम्पल मेरी लाइफ टाइम में मैं समझता हूं कि जो जुपिटर पे जो हम स्पेस मिशन भेज रहे हैं, मैं अपनी लाइफ टाइम में उसके डाटा को एक्सप्लोर कर सकूंगा और लोगों को बता सकूंगा कि वहां पे उसके समंदरों के नीचे क्या है। तो ऑलमोस्ट 20 इयर्स हमें लगता है स्पेस मिशन की अनाउंसमेंट से। ऑल राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर नौज़ेर ख्वाजा साहब। डॉक्टर साहब हमें बता रहे थे कि एक्सप्लोरेशंस जो है वो चल रही हैं और इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर पाकिस्तान की उस टीम का हिस्सा हैं जो एक्सप्लोरेशन पर नासा के साथ काम कर रही हैं। एक ब्रेक से वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को, हमारे साथ रहें। तन्हाई के समंदर के बीचों बीच एक ऐसा जजीरा है जिसमें ख्वाब के दरख्त होते हैं। उम्मीद की लहरें उठती हैं मगर नाउम्मीदी की नुकीली चट्टानों से टकराकर पाश पाश हो जाती हैं। चाहे जितने जहाज तुम्हारे साहिल पर आए और चले जाएं, तुम अकेले रहोगे अपनी तन्हाइयों के दुख सहते हुए और खुशियों की तमन्नाएं करते हुए। वंस अगेन वेलकम बैक। और हम कल भी बात कर रहे थे एक होनहार नौजवान की। पाकिस्तानी नौजवान बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, लेकिन इस वक्त जिन नौजवानों को हम शामिल करने वाले हैं उनका ताल्लुक जो है या उनकी जो स्पेशलिटी है वो ये है कि वो स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स बर्लिन में जो है वो हिस्सा ले चुके हैं और पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर चुके हैं। डेफिनेटली, और जिस तरीके से आपको अपडेट किया था हमने कल भी कि स्पेशल ओलंपिक्स में पाकिस्तान के बहुत सारे यहाँ से खिलाड़ी गए थे और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने खेला था। और आपको ये भी मैं बताते चलूँ कि एक बोचे बॉल गेम है। अब ये बोचे बॉल गेम क्या है ये तो हमें जो हमारे साथ दो यहाँ पर पाकिस्तानी नौजवान मौजूद हैं वही बताएंगे। एक